हेलो बच्चों, मैं के और आप देख रहे हैं के फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनटीए अभ्यास टेस्ट पेपर 44। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर मेक 12 ऑसिलेशन पर मिनट इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एन एक्सटर्नल शॉर्ट बार magnet is placed at a some distance along the axis of the needle in the same line. It make 15 oscillation per minute. If the pole of the bar magnet are interchanged, the number of oscillation it make per minute is। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी डेटा दिए हैं उनको नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कहा गया था। सबसे पहले उन्होंने दिया है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? वो आपके पास है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिए हम क्या लिख सकते हैं 1/n। n का मतलब है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। कितने दिए फर्स्ट केस में? देखिए 12 ऑसिलेशन आपको दे रखे हैं बेटा, और कितने मिनट पर मिनट की बात कर रहा, मतलब 60 की बात हो रही है। तो 60 अपॉन बेटा कितना 12, तो ये कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। क्लियर। अब देखिए दूसरे केस में उन्होंने क्या कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अब क्या दी गई है, ज़रा सोचिए। तो क्वेश्चन में देखो सेकंड लाइन में बताया गया है कि व्हेन एन एक्सटर्नल शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड एट द सम डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ द निडल इन द सेम लाइन। सेम लाइन में बताया गया है। इसका मतलब हुआ कि फील्ड एक तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड थी ही, और मैग्नेट रख देंगे उसकी फील्ड आ जाएगी, मतलब दोनों को हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट फील्ड मिल गई। तो ऐसे केस में जो टाइम पीरियड फिर से निकालेंगे 1/n। इस केस में देखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन बेटा कितना दिए गए हैं, 15 दे रखे हैं। ओके, 15 बाई मिनट कितना 60 सेकंड यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 60/15 इक्वल टू कितना बेटा 4 सेकेंड। ओके, अब थर्ड केस क्या कह रहे हैं, देखिए तीसरी लाइन क्या है। कहा गया इफ़ द पोल ऑफ द बार मैग्नेट आर इंटरचेंज। अब देखिए जो बार मैग्नेट के जो पोल है उनको इंटरचेंज कर दिया गया। इसका मतलब जो फील्ड ऐड हो गई थी अब इस बार क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगी, BH माइनस B। ओके, इस केस में फिर से टाइम पीरियड निकालते हैं। देखिए 1/n इक्वल टू 1। अब आपको कहा गया है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन ही हमें फाइंड करनी है बेटा। तो इसका मतलब मान लेते हैं x हुआ, पर मिनट की बात करें तो 60, तो 60 बाई कितना होगा x सेकेंड। ओके, अब हम करेंगे क्या, देखिए अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, T इक्वल टू 2π/I/mb। ओके, देखिए I का मतलब क्या है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, M का मतलब क्या है मैग्नेटिक डाइपोल से, और B का मतलब फील्ड है। तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब कुछ बताया नहीं गया, मतलब कांस्टेंट है। तो जो भी रिलेशन दिखा रहे हैं तो वो टाइम पीरियड और किसके बीच में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन तैयार होगा वो हम दो लोगों की बात करेंगे, एक तो टाइम पीरियड और फील्ड के बारे में। ठीक है, तो इससे जो रिलेशन बनेगा वो T1/T2 इक्वल टू √B2/B1। ओके, अब देखिए मुझे करना क्या है, एक तो रिलेशन हम बना लेंगे किसके किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, और एक रिलेशन हम बना लेंगे इन दोनों के बीच में। मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक रिलेशन तैयार करेंगे और एक फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशन बनाएंगे, और जिससे हमें क्या मिल जाएगा, x हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए इसको रफ करते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए क्या दिया है हमें। अब देखिए डेटा मिटाने पड़ेंगे तो साइड में हम लिख रखते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चल पाएगा कि क्या क्या गिवन था। ओके, तो ये हमने नोट कर रखा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए T1/T2, T1 की बेटा वैल्यू कितनी दी है 5/4, B1 BH, B2 BH प्लस B। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए इसका रूट हटाएंगे, स्क्वायर लग जाएगा 25/16 इक्वल टू BH प्लस B/BH। ओके, इसको देखो और क्या लिख सकते हैं आप। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस B/BH। क्लियर, क्योंकि ये इसके नीचे B इसके नीचे कट जाएगा। चलिए हम B/BH फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो देखो बेटा क्या आएगा, B/BH इक्वल टू ये माइनस इधर हो जाएगा, तो ये आपका 16 - 1। ओके, 25 - 16/16, तो ये आपका हो जाएगा 9/16। क्लियर। तो देखिए पहली क्वेश्चन हमारी सॉल्व हो गई कि B/जो है
BH वो किसके बराबर है, वो 19 किसके 16 के। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशन तैयार कर लेते हैं, तो इसको साइड में लिख लेते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, तो 9/16 हमने निकाल लिया। ओके, अब इसको मिटाते हैं फिर से। देखिए अब हम फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशन बना लेते हैं, तो देखिए कितना बेटा 5/60/x इक्वल टू अंडर रूट, ये तो आपका BH ही दिया था, बट इस केस में पोल क्या हो गए थे, रिवर्स हो गए थे, तो फील्ड जो आपकी थी चेंज हो गई थी, ये ऐसा बन गया था। क्लियर। अब देखिए ये कहाँ चलेंगे, ऊपर, इसको इससे काट देंगे तो देखिए क्या आएगा, 12 आ जाएगा, और ये आपका आ गया BH माइनस B/BH। ओके, अब देखिए रूट हटाते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये आपका हो गया 144, और ये हो गया बेटा BH माइनस B/BH। बिल्कुल सेम पैटर्न में इसको भी लिख सकते हैं, 1 माइनस B/BH। ओके, अब देखिए सब कुछ आपके सामने है, वैल्यू रखते हैं फटाफट। x² 144 = 1 माइनस B/BH की वैल्यू बेटा कितना निकला था, 19/16। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 16 माइनस 9। ओके, चलो इसको 16 में से 9 निकालें, कितना हो जाएगा, देखिए 7। ओके, 7/16। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका आया x² = 144 × 7/16। ओके, चलिए काट देते हैं, ये कितने से हो जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 8 16 हो जाएगा, 7 2, और ये देखिए 4 से कट जाएगा 2, और ये चलिए ये 1 टाइम्स हो जाएगा, ये देखिए, और ये फिर 2 कट जाएगा कितनी बार, 9। ओके, तो ये बना x² = 63, और तो x = अंडर रूट 63। ओके, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देखिए बेटा कौन सा है, B इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखिए क्या दिया गया है, द करंट फ्लोइंग इन 3 ओम रेजिस्टेंस विल बी। ओके, एक सर्किट दिया गया है, आपसे पूछा गया है 3 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। तो चलिए सर्किट बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। ओके, देखिए क्या क्या बना हुआ है। अब देखिए ये सर्किट आपको दिया गया है, यहाँ पर हमें करंट निकालना है। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, इसको एक सिंपल सा डायग्राम पहले से सेट कर लेते हैं। देखिए इसको हम इसके साथ भी बना सकते थे, इस तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे भी हम इसको बना सकते थे कि यहाँ लग गया, ये 2 लग गए। ओके, ये इसके साथ पैरेलल में ये कितना है 3, और ये बेटा कितना है 6, और ये सर्किट को मैंने अलग दिखा दिया, थोड़ा सा आपको आसान दिखेगा। तो ये 1 हो गया, और बेटा कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिए हम करंट निकाल सकते हैं, पहले ये पता लगा लें यहाँ करंट कितनी है, टोटल करंट कितनी है। तो टोटल करंट निकालने का तरीका आपको मालूम है, I = बेटा क्या होता है, E/R इक्वलेंट। क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए बैटरी कितनी थी बेटा 2। अब देखिए रेजिस्टेंस ये देखो 3 और 6 का कितना आ जाएगा, अगर इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का रिजल्ट आपके पास आएगा कितना, 2 ओम। ओके, 6 और 3 का कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, और ये दिया हुआ है देखिए 2 + 1 = 12/3। देखिए बेटा कितना है 4 एम्पियर। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या कैसे फाइंड किया जाए। देखिए यहाँ पर हम नाम देते हैं I1 सपोज है, और ये क्या है आपके पास I2। देखिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट निकालने का, ऐसे आप सॉल्व किया करें हमेशा क्वेश्चन को। देखिए आपको दे दिया था टोटल करंट, आपको कितना मालूम हो गया 4 एम्पियर। क्लियर। ये कितना है 3, ये कितना है 6, और आपसे पूछा गया है I1। ओके, I1 आपको निकालना। अब जब सोचिए यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि पहले कम्बिनेशन है, और जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको देखिए नाम दे देते हैं, इसको क्या कह देंगे I2। ओके, देखिए I1/I2। देखिए पहले का आंसर बता देते हैं, क्योंकि आगे चल के जब भी क्वेश्चन इस तरह मिलेंगे तो हम शॉर्टकट डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, V/R1 और V/R2। क्लियर। अब जब ये कांस्टेंट है तो कट जाएंगे, तो देखिए क्या बनेगा, अगर हम इसको रेशियो के फॉर्म में, तो पीछे वाला आगे लिख दिया करो, और जो आगे लिखा है उसे कहाँ लिख दो, पीछे लिख दो। क्लियर। अब देखिए क्या है, R2 की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, और इसकी वैल्यू कितनी है 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 2:1। क्लियर। अब देखिए 1 निकालना, मान लो I1 निकालना है आपको, तो देखिए क्या करते हैं, पहला ले लेते हैं, अपन टोटल कर लेते हैं, और इनटू टोटल करंट कर लेते हैं कितना 4। अब देखिए मस्त आंसर बन गया 8/3। ओके, अब ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, ए इज़ द करेक्ट आंसर।
तो देखिए यहाँ पर जो हमने ट्रिक यूज़ की है उसको समझ लीजिए। क्या करते हैं, सबसे पहले I1 I2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे I1 I2? V/R1 V/R2। ओके, तो R1 ये है, R2 ये है। ओके, रख दिया। V से V कैंसिल होगा, ये आगे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, और वैल्यू रख दिया 6:3। तो इसको आप कैसे लिख सकते थे? 2:1। ओके, अब मान लो I1 हमको निकालना है, तो I1 निकालने के लिए क्या करिए, पहला ले लीजिए। ओके, ले लिया, अपन टोटल ले लीजिए, टोटल कर दिया, और इनटू क्या करना है, टोटल करंट कर देना। क्लियर? जैसे मान लो हमसे पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है, सपोज चलो दिखा देते हैं आपको। मान लो I2 निकालते हैं, ठीक है, तो क्या लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया। अब टोटल कर देते हैं। अच्छा, 2 और 1 3 ले लिया, इनटू टोटल करंट कर लेते हैं। कितना टोटल? 4। अब देखिए 4/3 आ गया। इन दोनों को ऐड करिए, देखिए 4 आएगा। देखिए इन दोनों को ऐड करिए, 8 और 4 12/3, 3 चौक 12, देखिए 4 आ गया। क्लियर? इसका मतलब ट्रिक है जिसके जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या दिया गया है। इफ़ द बैलेंस लेंथ corresponding to point B and C is 40 cm on the potentiometer wire, the balance length corresponding the point C and D is। ओके, देखिए बैलेंस पॉइंट जो हमको दिया गया B और C के बीच में कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है C और D के बीच अगर बैलेंस करना हो तो उसकी लेंथ क्या होगी। क्लियर? तो पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को अच्छे से समझाते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। ओके, चलिए बनाते हैं। अब देखिए बेटा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्या हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमको गिवन क्या वो नोट कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो गिवन डैट, बहुत ईजी है क्वेश्चन। देखिए टेक्निक आप अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बेटा, अगर टेक्निक नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन कहा गया कि जब बैलेंस किया गया है बी और सी के बीच में, तो जो डिस्टेंस मिलती है बेटा वो कितनी मिलती है, 40 सेंटीमीटर। ओके, कहा गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब यहाँ सी और डी के बीच में बैलेंस किया गया है तो क्या होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले काम करें कि बी और सी के बीच का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। क्योंकि देखिए क्यों ऐसा करें, क्योंकि आपको मालूम है पोटेंशियोमीटर में ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सिंपल समझिए, बहुत सिंपल से, कि पोटेंशियल और के और एल का रिलेशन है, और ये के कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि अगर हमें निकालना है L2, जैसे यहाँ हमें सी डी के बीच लेंथ निकालना है, तो मतलब L1 दिया है, L2 पूछा गया है, तो पक्का है हमें एक चीज़ और पता लगाना पड़ेगा, क्या, पोटेंशियल। हमें पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, यहाँ का पोटेंशियल। अगर यहाँ का पोटेंशियल मालूम हो गया तो मेरा काम बन जाएगा, हम दूसरी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, V = क्या होता है, KL, जिसमें K का मतलब यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट से है, और ये V का मतलब पोटेंशियल, और ये L का मतलब लेंथ से है, जो बैलेंस लेंथ होती है, जिसको हम बैलेंसिंग लेंथ, मतलब जब हम यहाँ बात करते हैं करंट की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो अब कैसे लगाया जाए, क्या तरीका होगा। तो देखिए तरीका यहाँ बहुत सिंपल सा है। ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्किट और एक होता है सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी सर्किट कहलाएगा और ये बेटा कौन सा होगा, सेकेंडरी सर्किट। तो जब ऊपर डेटा ना दिए हो तो क्वेश्चन सेकेंडरी सर्किट से सॉल्व करिए, अगर सेकेंडरी में कुछ ना दिया हो तो प्राइमरी से सॉल्व करिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो देखिए ना बैटरी पता है, ना रेजिस्टेंस पता है, इसका मतलब हमें ऊपर ना जाके हमें क्वेश्चन को कहाँ बनाना पड़ेगा, नीचे। तो पोटेंशियल पाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है, करंट का पता होना। तो सबसे पहले हम करंट निकालेंगे तो पोटेंशियल पता चल जाएगा। क्लियर? तो चलिए करंट निकालते हैं। करंट इन गिवन सर्किट। ओके, करंट का फॉर्मूला अभी भी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि टोटल इसमें जितना पोटेंशियल हो, बेटा कितना पोटेंशियल है, 6। ओके, 6 लिया। टोटल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो देखो ये पैरेलल में बेटा कितना होगा, 10 और 10 कितना होता है, 5। तो 5 + 4 कितना हो गया, 9, और +1 कितना हो गया बेटा, 10। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 10। तो देखिए करंट कितनी बन गई, 0.6 एम्पियर। क्लियर? अब हमें करना क्या, पहले ये पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। कौन सा पोटेंशियल, VBC। फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, I × R। तो BC का रेजिस्टेंस ले लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर करंट यहाँ से मूव करेगी बेटा, ये करंट चली, यहाँ गई, यहाँ से होते हुए ऐसे करंट मूव करते हुए ऐसे निकल जाएगी। क्लियर? तो ये इस कम्बिनेशन में करंट तो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर कुछ चेंज होगा वो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं फटाफट। तो 0.6 × देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना है इसके बीच सेक्शन का, तो आपको मालूम है 10 और 10 कितना होगा, 5। मतलब बहुत आसान है, 3 वोल्ट। ओके, दूसरा पोटेंशियल निकालते हैं सी और डी के बीच का। तो देखिए बिल्कुल सेम स्टाइल में आप चलिए, I × R CD। ओके, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो 0.6 इंटू बोलो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 4 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 वोल्ट के। हो गया। अब चलते हैं फॉर्मूला बनाते हैं और क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो देखिए पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, V इक्वल टू बेटा क्या होता है KL। तो इससे हम रिलेशन बनाएंगे V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L के। क्लियर। अब डायग्राम हटाते हैं और गेम खत्म करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमसे पूछा क्या गया बेटा, पूछा गया है C और D के बीच की डिस्टेंस, वो बैलेंसिंग लेंथ जब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या हो जाए 0 हो जाए। तो क्लियर, सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा कैसे सॉल्व होगा। अब हमारे पास सारे डेटा कंप्लीट हो गए, अब हम वैल्यू रखते हैं। तो चलिए हम फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, क्या होगा VBC अपान VCD। ओके, तो यहाँ लिखेंगे LBC अपान LCD। ओके, चलिए डेटा रखते हैं। बोलो VBC कितना दिया गया था 3 अपान कितना 2.4। LBC आपको कितना दिया है 40 अपान, ये तो फाइंड करना ही है। ओके, देखिए इसको इससे काट देते हैं तो ये 0.8 हो जाएंगे। LCD इक्वल टू बेटा कितना 0.8 इंटू 4, 8 चौक 32, मतलब साफ साफ दिख रहा है। जिसमें यूनिट दी हो, अगर मीटर में दे तो मीटर में, सेंटीमीटर में दी तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या आएगा। बहुत मस्त, कौन सा ऑप्शन है, B इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्या तरीका इसमें हमने अपनाया, सबसे पहले हमने क्या किया, करंट फाइंड किया, करंट फाइंड करके हमने पोटेंशियल फाइंड किया और फिर हमने फॉर्मूला ले लिया कि जो पोटेंशियल यहाँ है डिपेंड करती है किसके साथ, लेंथ के साथ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि लेंथ के साथ जैसे जैसे आगे की ओर मूव करोगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ड्रॉप होता है, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखिए क्या दिया गया है। आई स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायगोनल विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी, इट हैज़ 10 टर्न्स, द EMF इंड्यूस्ड इज। ओके, देखिए लूप दिया गया है जिसका एरिया बेटा क्या दिया गया है आपको ए स्क्वायर। क्लियर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए गए 10। अब आपको इंड्यूस्ड EMF निकालना। देखिए बेटा इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं -NdΦ/dt। मतलब अगर मुझे इंड्यूस्ड EMF फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे काम करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा। तो चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, क्या फॉर्मूला बेटा होता है, φ = BA cos थीटा। ओके, अब थीटा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, एंगुलर स्पीड के फॉर्म में, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। तो थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है ओमेगा टी, क्योंकि जो आपके पास स्क्वायर लूप है वो रोटेट कर रही है किसके साथ, ओमेगा के साथ। ओके, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं BA cos ओमेगा टी। क्लियर। अब अगर आप देखिए यहाँ पर कि अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा किसके साथ, टाइम के साथ। तो चलिए बेटा कर देते हैं dφ/dt। ओके, देखो BA में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन cos ओमेगा टी का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा क्या आएगा, -ओमेगा sin ओमेगा टी। ओके, चलिए अब इसे हम लिख देते हैं। तो -BA ओमेगा sin ओमेगा टी। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए बेटा क्या आएगा, इक्वल टू माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। वैल्यू रखते हैं। n के नंबर्स कितने दिए बेटा 10, B हो गया, A की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है A² और बाकी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, और ये देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है BA² साइन ओमेगा टी, और आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है BA² cos ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, 10 BA² ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, तो ऑप्शन कौन सा है बेटा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या दिया गया है। अ कंडक्टिंग रॉड AB ऑफ लेंथ L इक्वल टू 1 मीटर इज मूविंग एट अ वेलोसिटी V इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with its length. Okay, a uniform magnetic field B equal to 2 Tesla exists in a direction perpendicular to the plane of motion. Then potential difference is. ठीक है, तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऐसे केस के लिए फॉर्मूला याद रखना, BVL साइन थीटा। अगर आप देखा जाए साइन थीटा किसका है, ये वेलोसिटी का है, क्योंकि हम वेलोसिटी कंपोनेंट बनाते हैं। इसको अगर आप देखें तो ऐसे लिख भी सकते थे V साइन थीटा इंटू L के। ठीक है,
कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वैल्यू रखते हैं। तो बी की वैल्यू बेटा कितना दिया है 2, वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है 4 sin 30 डिग्री इंटू 1। ओके, अब देखिए कितना आसान हो गया यार, 4 इंटू 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास है, जैसे दिया है ए एंड बी, तो ये आपको दे रखा है VA माइनस VB इक्वल टू कितना 4 वोल्ट। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप चलिए देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट में 8 दिया गया है, सेकंड में आपके पास 4 दिया गया है, तो VA माइनस VB इक्वल टू कितना दिया है 4 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन ही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका कौन सा बेटा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया, आपसे 2 सवाल पूछे गए। एक पूछा गया है कि एक चार्ज को आप क्या करिए, सी से आर से होते हुए डी तक जाइए, बताइए कितना वर्क डन होगा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि सी से अगर इनफाइनाइट चला जाए तो कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए सबसे पहले सेकंड पार्ट पहले कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है किसी सिस्टम में, 1/4π0 Q1 Q2/R। क्लियर। अब आर इनफाइनाइट कर दीजिए, डिस्टेंस इनफाइनाइट कर दीजिए, क्या होगा रिजल्ट, इनफाइनाइट से जो डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इनफाइनाइट के केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो ऑप्शन हम पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि कितना पार्ट, अगर मान लो एक ही क्वेश्चन एक ही ऑप्शन में आपको 0 दिया गया है तो बहुत आसानी से हम आंसर बना सकते हैं। लेकिन अगर 2 क्वेश्चन में 0 दिया है तो प्रॉब्लम में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 3 क्वेश्चन ऑप्शन में 0 0, बी में भी दिया है, सी में दिया है, डी में दिया है। इसका मतलब अब तो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे अब बना लगेगा। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है सी से डी तक, इस रास्ते से होकर CRD से होकर। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है उसमें जो वर्क डन होता है वो कभी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सीधे डिपेंड करता है पॉइंट पर कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप W का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं कि चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो चार्ज कैसा लिया गया है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो चार्ज यहाँ पर ले गए हैं कैपिटल Q। ओके, कैपिटल Q और इंटू डेल्टा V, और यहाँ पर कुछ चार्ज रख दिए गए हैं। कह रहे थे कि जो A पॉइंट है यहाँ पर आप प्लस का चार्ज रख देते हो, यहाँ पर कैसा रख देते हैं माइनस Q का। ओके, और बीच की डिस्टेंस 2L है, और C पॉइंट मिड पॉइंट है। तो क्लियर, अगर ये L है तो इधर भी क्या होगा बेटा, L ही होगा। ओके, चलिए देखिए, अगर ए भी एल है तो ये भी एल होगा, क्योंकि रेडियस तो हमेशा सेम ही होगी, कोई सेम ही सर्किल बताया गया था। तो ये तो क्लियर हो गया, अब सब कुछ पता चल चुका है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे डेल्टा वी फाइंड करना होगा। तो डेल्टा वी क्या है उसकी बात करते हैं। तो ये है बेटा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल बेटा क्या होगा, डी पॉइंट होगा, इनिशियल क्या होगा, सी पॉइंट होगा। अब हमें अगर चैलेंज, पहला चैलेंज मेरे पास ये है कि वी डी और वी सी का हमें पोटेंशियल चाहिए। तो सी का पोटेंशियल तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, देखो यार डिस्टेंस सेम है कि ना। ओके, चार्ज सेम है, बट नेचर क्या है, अपोजिट। इसका मतलब हुआ कि अगर हम सी निकालने जाएंगे तो KQ/L माइनस KQ/L इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ओके। अब हम VD फाइंड कर लेते हैं। देखिए VD कैसे पता लगाएंगे, डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो पहले इसका यहाँ तक पोटेंशियल देखना होगा। तो देखिए क्या है, KQ/ लेंथ टोटल बेटा कितनी होगी, यहाँ तक 2L है, ये L है, तो बोलो कितना हो गया, 3L हो गया। और माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, इसके बीच डिस्टेंस कितनी है, L, तो ये हो गया KQ/L। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3L। ओके, तो देखिए 3 हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का और 2KQ। ओके, अब चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए बहुत आसान हो गया डेल्टा वी फाइंड करना। ये देखिए VD माइनस 0, इसका मतलब है VD ही अपना पोटेंशियल डिफरेंस है 2KQ/3L। अब वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू माइनस 2KQ/3L। ओके, अब चलिए इसे सही से लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा Q इंटू Q और इंटू 2। ओके, अपान K की वैल्यू क्या होती है, 4πε0 इंटू 3L। इसको इससे काट देते हैं, बहुत मस्त रिजल्ट आ जाएगा, KQ/6πε0 इंटू L। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ये आपका डी ऑप्शन होगा कि माइनस QQ/6πε0 L एंड 0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है बेटा,
ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया गया है। कहा गया है कि 2 insulated charge sphere of radii r1 and r2 having a charge q1 and q2 respectively are connected to each other then there is ओके पहले डायग्राम बना देते हैं फिर बात क्लियर करते हैं कि क्या मैटर है। यहाँ पर दो यहाँ पर स्फीयर दे रखे हैं बेटा, एक की रेडियस r1 है, एक के रेडियस r2 है, इस पे चार्ज q1 है और इस पे चार्ज q2। फिर उन्होंने क्या कहा है कि इनको कनेक्ट कर दिया जाए। चलिए कनेक्ट कर देते हैं। अब इनको जब कनेक्ट कर दोगे तो होगा क्या, यहाँ चार्ज का ट्रांसफ़र होना शुरू होगा। क्यों ट्रांसफ़र होता है, उसके रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न सिंपल सा है कि दोनों का जो अगर रेडियस अलग अलग है और दोनों का चार्ज अलग अलग है तो उनका पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और जब भी पोटेंशियल अलग अलग होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो हमेशा चार्ज का फ्लो होता है। और चार्ज का जो फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक होगा। ठीक है, अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर हो रहा, कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब हुआ पहली बात क्लियर हो गई कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब जब सेम हो जाएगा उस समय इसमें जो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा वो रुक जाएगा। कब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो चार्ज पहले थे अब वो चार्ज नहीं रहेंगे। तो चार्ज का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, मतलब Q1 से Q1 डैश बन गया और Q2 से Q2 डैश बन गया। ऐसे पोटेंशियल को हम लोग कॉमन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, इस फिनोमेना में एक कहानी बनती है कि जब ऐसा हो रहा होगा तो उसमें एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। ओके, तो देखिए लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हम बता देते हैं, वैसे यहाँ ज़रूरत नहीं है, फिर भी हो सकता है आगे चल के क्वेश्चन में यूज़ करना पड़े या कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें यूज़ हो, तो इसलिए यहाँ याद कर लेते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, C1 C2 अपान C1 प्लस C2 यहाँ इंटू 2 चलता है V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज अगर पूछा जाए बाई चांस, कभी इस क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया बट पूछा जा सकता है, तो नोट कर लेते हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। ओके, क्या होगा, तो देखिए क्या करिएगा, इसी में याद कर लेना, ये 2 हटा देना तो बन जाएगा। देखिए C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और इंटू V1 माइनस V2। ठीक है, इसको हटाइए, ये बन जाएगा। मतलब ये हमने केवल याद करने का तरीका बताया है, जबकि इसको ड्राइव करना पड़ता है तब ऐसा आता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमें क्लियर हो गई। अब हम ऑप्शन देखेंगे, हमको पता चल जाएगा क्या क्या हमें गिवन है। ओके, और सेकंड जो बात है ये देखिए, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट बड़ा सिंपल कि जो पोटेंशियल दोनों का होगा बेटा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, तो अगर सेम पोटेंशियल तो देखिए हम पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं। देखिए क्या होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, Q, देखिए चार्ज हमको दे रखा था बेटा कितना, Q1 अपान R1 और ये हो गया Q2 अपान R2। तो अगर इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो Q1 R2 इक्वल टू किसके, Q2 R1 के। इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं और देखते हैं कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, गलत है क्योंकि आप देखते हो लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दूसरे केस में कह रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में बता रहे हैं कि एन इंक्रीजेज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नहीं यहाँ एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। और नेक्स्ट कह रहे हैं ऑलवेज अ डिक्रीजेज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब थोड़ा सही है, बट थर्ड वाला वो जो कि ये फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं तब फाइनल रिजल्ट बनाते हैं। तो क्या कहा गया है, डिक्रीजेज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही है। और साथ में देखिए रिलेशन भी हमने बना दिया था, वो रिलेशन भी करेक्ट है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब है, वो डी है। तो देखिए ये दो हमने जो चीज़ें लिख दी हैं इसलिए लिख दिया कि अगले क्वेश्चन आने वाले समय में जब भी क्वेश्चन और मिलेंगे तो आपने देखा होगा एनटीए के एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमने जो पेपर पिछला सॉल्व कराया था, अब ये नहीं याद रहा कौन सा सेट था, उस केस में हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, इसका यूज़ किया था। ठीक है, तो अच्छे से इसे रिवाइज करिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा क्या दिया गया है, 4 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग इक्वल इलेक्ट्रिक करंट इन द जेड एक्सिस। क्वेश्चन में कहा गया है 4 लॉन्ग वायर हैं जिसमें इक्वल करंट दिया गया है। ठीक है, और ये जो करंट एलिमेंट दिए गए हैं वो जेड एक्सिस में दिए गए हैं। और आगे देखिए क्या कहा गया है, दे इंटरसेक्ट द एक्स वाई प्लेन एट पॉइंट -a, 0, a, मतलब बहुत सारे जो पॉइंट दे रखे हैं उस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। क्लियर, तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है, पहले डायग्राम सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए क्या करना है, जो वायर रखे गए बेटा वो जेड एक्सिस में रखे गए हैं। तो ठीक है, तो पहले एक्स वाई बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। क्लियर, अब जेड एक्सिस क्या होता है, जेड एक्सिस ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, इनके परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए एक जो एलिमेंट दे रखा है उसको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट जो रखा है, जो करंट है, ये करंट दिया हुआ है, यहाँ पर रखा गया है।
एक इस जगह पे रख दिया गया है। देखिए ये करंट एलिमेंट है बेटा, और एक करंट एलिमेंट ये है, और एक करंट एलिमेंट आपको यहाँ दे दिया गया। इनके कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में बताए गए। चलो देखिए दिया गया है, पहला जो कोऑर्डिनेट दिया गया -a, 0, तो -a, 0 कहाँ होगा बेटा, यहाँ होगा। ये -a हो गया, ये 0 हो गया, क्लियर। दूसरा दिया है 0, a, 0, a मतलब ऊपर दिया है, देखिए यहाँ 0, ये एक ये दे रखा है। एक दिया है a, 0 मतलब एक ये दे रखा है, और एक आपको दिया है -a, 0, ओके हो गया। एक 0, -a दे रखा मतलब 0, -a। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, जरा समझते हैं, आखिरी लाइन पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर एट द पोजिशन -a, 0 इज लॉन्ग। आपसे कहा कि उस वायर पे आप मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करिए जहाँ पर पोजीशन -a, 0, यही तो है -a, 0, मतलब यहाँ पर हमें फाइंड करना है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ऑप्शन दिए हैं बेटा +y एक्सिस, -y एक्सिस, +x एक्सिस और -x एक्सिस। ओके, अब कैसे लगाएंगे तो आप याद करिए, आपको मैंने एक बात बताई थी पिछले पेपर्स में सॉल्व करने में कि 2 पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स होते हैं वो अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो अट्रैक्शन होते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो बेटा क्या होता है, रिपल्सन। ओके, अब देखिए एक वायर, ये सोचो ऐसे, एक वायर ये दिया, एक वायर दिया गया, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट दी है, सेम मैग्नीट्यूड दी है, तो बोलो अगर ये सेम डायरेक्शन में होगा तो बोलो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मतलब ये वायर उसको अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए इसकी डायरेक्शन हम दिखा देते हैं आपको। ये इस तरीके से अगर मैं बनाऊंगा तो ये जो फोर्स होगा उसे हम मान लेते हैं, सपोज़ ये निकल आया एक फोर्स। ओके, अब इसके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, तो इसकी बात अगर हम कर लें तो इधर भी फोर्स एक होगा, इसको हम F ले लेते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं F1 है, तो इसको मान लेते हैं बेटा क्या होगा, F2 होगा। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी एक वायर ये भी तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये आपके पास क्या है, F3 है, क्लियर। अब जरा सोचिए नेट क्या होगा यार, इसी डायरेक्शन में तो नेट होगा, क्योंकि इनका रिजल्ट भी, इनका रिजल्ट, इनका सबका रिजल्ट किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस। बहुत साफ रिजल्ट दिखता है कि जो नेट फोर्स होगा वो होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि इनका कंपोनेंट ऐसे सॉल्व करेंगे, इनका कंपोनेंट सॉल्व करेंगे, तो जो रिजल्ट आने वाला है वो ऐसे फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बहुत साफ आपको पता चल रहा है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत मस्त क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा क्या दिया गया है। अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स with the same kinetic energy enter in a region of uniform transverse magnetic field. The ratio of radii of their circular path is okay. चलिए कुछ डेटा जो हमको दे रखे हैं उनको पहले मैं नोट कर लेता हूँ। हमको एक दे रखा है बेटा प्रोटॉन, और एक हमको दे रखा है न्यूट्रॉन, और एक दे रखा है हमको अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हमें मालूम है। अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें तो ये m होगा, ओके। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन बेटा होता है वो प्रोटॉन के 2 टाइम्स होता है, इसका मतलब ये आपका 2m हो गया। और जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो तो 4 टाइम्स होता है, क्लियर, मालूम है ना सबको, याद है ना, ओके वेरी गुड। अब चार्ज की बात कर लेते हैं। अगर इसके चार्ज की बात करें तो ये जो चार्ज होगा, ये चार्ज आप जो प्रोटॉन है बेटा E के बराबर होता है। चार्ज जो है आपके पास न्यूट्रॉन का वो भी E के ही बराबर होता है। दोनों चार्ज आपस में बेटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो बेटा किसके होता है, 2E के बराबर, क्लियर, सब कुछ क्लियर। और एक हिंट और दे दी गई है कि जो काइनेटिक एनर्जी दी है इस क्वेश्चन में वो क्या दी गई, सेम। इसका मतलब कुछ ऐसा हमें रिलेशन तैयार करना है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का टर्म आना चाहिए, क्योंकि तभी हम इसको सेम कर पाएँ। जैसे रेडियस का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, R = बेटा क्या होता है, mv/qb, क्लियर। अब हमें ऐसे नहीं हम सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमको इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी देखनी पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या तरीका है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है बेटा, ½ mv²। तो यहाँ से जब हम v निकालेंगे तो 2 काइनेटिक एनर्जी बाई बेटा कितना होगा m, तो v = √2 काइनेटिक एनर्जी बाई m। पहला काम है फार्मूला बनाना, फिर वैल्यू देखेंगे कैसे निकलती है। तो चलिए फार्मूला बना लेते हैं। तो m/qb × √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m के। अब देखिए ऐसे ठीक नहीं लगता, इन सबको अंदर भेज देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बना 2
एम के लिख देंगे मतलब काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब ये एम अंदर गया तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ये भी अंदर जाएंगे स्क्वायर बी स्क्वायर और इंटू एम। अब ये एम से एम कैंसिल होगा तो बचेगा क्या आपका ऑप्शन 2m ओके के बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास सारा सिस्टम तैयार हो गया। अब हम रेडियस का इक्वेशन बना सकते हैं, के हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो जो मेरी रेडियस का फॉर्मूला बनेगा वो बेटा बनेगा क्या, मास अपान क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम इससे फाइंड कर सकते हैं बड़े आराम से क्या, रिलेशन किसका, आर इनके बीच क्योंकि रेशियो पूछा गया, कहा गया है कि आर प्रोटॉन, आर ड्यूट्रॉन और आर अल्फा पार्टिकल में क्या रिलेशन होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये डेटा सबको समझ में आ गया अच्छे से, तो पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं फिर हम रिलेशन तैयार करते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा क्या क्या हमें गिवन है, ये फॉर्मूला हमारे काम का है, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम तीनों की रेडियस निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले आर पी ओके अंडर रूट, देखिए 2 तो फार्मूले का बेटा, मास m दिया है, काइनेटिक एनर्जी k है, चार्ज बेटा कितना है ई स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम, नो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इसका ड्यूट्रॉन की बात करें तो 2 तो नंबर उसका खुद का है, इसका मास बेटा कितना है 2m इंटू के और अपान कितना हो जाएगा ई स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं आर अल्फ़ा निकालने। तो आर अल्फ़ा जब निकालेंगे देखिए क्या होगा, अंडर रूट 2 तो यार फॉर्मूले का ही होता है, और मास हमें बेटा कितना दिया है 4m दिया है इंटू के, ओके, अपान चार्ज कितना दिया है, तो देखो 2e का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4e स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या बनेगा हमारे पास। ये आपके पास हो गया 4 से 4 कैंसिल, देखिए ये 4 से 4 कैंसिल कर देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा इजी लगेगा। तो 2m के अपान ई स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए अब हमारे पास रिलेशन बनना बहुत आसान हो गया। क्या करेंगे, देखिए ये चीज़ तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आर प्रोटॉन रेशियो आर ड्यूट्रॉन रेशियो आर अल्फ़ा पार्टिकल इक्वल टू, देखिए इनका अगर रेशियो देखो तो ये दोनों सेम आएंगे। ओके, अब बात आती है इसको अगर देखिए तो क्या है, देखिए 2m के ई स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी केवल अंतर किस चीज़ का है, 2 का, और वो भी किस में है, रूट में। इसका मतलब है बहुत आसान है कि √2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिलता है, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा क्या दिया गया, द रेडिएशन इमिटेड बाय अ स्टार ए 10,000 times that of the sun. Okay, if the surface temperature of the sun and the star are 6,000 K and 2,000 K, K मतलब Kelvin, okay, respectively the ratio of the radii of star A and the sun. Okay, देखिए यहाँ पर दो बातें दी गई हैं, एक तो स्टार A दिया है और एक आपको बेटा क्या दिया है, सन दिया गया। तो पहली बात ये कहा गया कि जो स्टार ए है वो 10,000 टाइम ऑफ डेट ऑफ द सन है, उसका मतलब जो रेडिएशन हो रहा है, तो बहुत आसान है, जो ए का रेडिएशन है वो 10,000 ऑफ रेडिएशन ऑफ किसके, सन के। क्लियर, तो देखिए इससे हम एक चीज़ बना सकते हैं बहुत मस्त कि डी ए अपान डी एस इक्वल टू किसके, 10,000 के। एक इक्वेशन कंप्लीट हो गई। आगे देखिए क्या दिया गया, इसका स्टार ए का जो आपको टेम्परेचर दे रखा है, स्टार ए का कितना दे रखा है 2000 के, ओके, और जो सन का टेम्परेचर दे रखा है, ये ए नाम दे देते हैं, और सन का कितना दे रखा है बेटा 6000 के। क्लियर, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, उनके रेडियस का रेशियो बनाना है। अब देखिए स्टार और रेडिएशन की अगर कोई बात करने लगे तो आप तुरंत सोचिए कि हम स्टीफेंस फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। क्या फार्मूला बेटा होता है, आपको मालूम है, इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। क्लियर, ओके। अब हम करेंगे क्या, हमें रेडियस देखना है, रेडियस तो इसके अंदर छुपा हुआ है, किसके अंदर, एरिया के अंदर छुपा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर टी के पावर 4। ये देखिए फार्मूला बन गया। अब देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं रिलेशन ई आर स्क्वायर टी के पावर 4।
ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको अपान में भेज देते हैं, बना लेते हैं ऐसे फॉर्मूला कि डी ई ए अपान ई एस इक्वल टू ये बना आर ए स्क्वायर टी के पावर 4 बेटा, और अपान आर एस स्क्वायर इंटू टी एस के पावर 4। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हमको आर ए अपान आर एस फाइंड करना है, तो इसको हम यहाँ भेज देते हैं। तो ई ए इंटू टी एस की पावर 4 अपान ई एस इंटू ये नीचे चले जाएंगे टी ए की पावर 4 इक्वल टू आर ए स्क्वायर अपान आर एस स्क्वायर। ओके, अब चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इधर का रफ कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा आसान लगेगा। तो इसे रफ कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें लिखने को। तो चलिए वैल्यू दिखाते हैं आपको। आर ए स्क्वायर अपान आर एस स्क्वायर इक्वल टू ई ए। देखिए बेटा ई ए अपान ई एस की वैल्यू ये हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 10,000 इंटू टी एस पावर 4 हम करने जा रहे हैं। टी एस की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है 6,000, और ये बेटा कितना दिया गया 2,000। ये जीरो कट गए, ये आपका 3 बनेगा, तो ये आपका आया 10,000 इंटू, अब इसको 3 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो ये बन गया 81 और ये 4 जीरो हो जाएंगे। तो आर ए अपान आर एस का होल ऑफ स्क्वायर था, इधर हम रूट कर सकते हैं। तो जब रूट करेंगे तो आपको मालूम है बहुत मस्त तरीके से 9 हो जाएंगे, डबल जीरो। तो ये आपका आंसर बनेगा आर ए अपान आर एस इक्वल टू 900 अपान 1 इक्वल टू 900 रेशियो 1। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में 301, सेकंड में 601, मतलब ऑप्शन कौन सा बेटा होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा क्या दिया गया है। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए एज शोन इन द फिगर। इफ द नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल। ओके, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस सी टू ए। अब देखिए यहाँ पर एक पीवी ग्राफ दिया गया है जिसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस दिया गया है। अब इस केस में पर्टिकुलर एक सेक्शन में आपको वर्क डन निकालना है, फाइंड करना है आपको C2A वर्क डन क्या होगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं, आइए। अब देखिए डायग्राम कंप्लीट हो गया बेटा। अब क्या गिवन था पहले वो देख लेते। टोटल हीट आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, कितना 5 जूल। आपको फाइंड करना है WCA। अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पहले सोचते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। अब देखिए यहाँ पर एक हिंट क्वेश्चन ने दे दी, बहुत अच्छी हिंट, कि साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है बेटा वो क्या होती है, 0। ओके, तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया बेटा। तो Q माइनस W, तो Q इक्वल टू क्या हो गया W के। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। तो Q इक्वल टू W, ये Q क्या है, नेट है। क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है कि जो एनर्जी दी गई है, देखिए लाइन में पढ़ दे रहा हूँ, इफ़ द नेट हीट सप्लाई टू द गैस इन द साइकिल इज़ 5 जूल। तो ये नेट दिया, तो इसका मतलब वर्क डन भी बेटा मेरा क्या होगा, नेट ही होगा। अब नेट वर्क डन कैसे निकाला जाए, तो बहुत आसान है। इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ, कितनी वैल्यू बेटा दी है 5। कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से यहाँ चलते हैं। तो देखो WAB हमें चाहिए, फिर दूसरा B से C चलना पड़ेगा, मतलब आपके पास BC चाहिए। ओके, BC में फाइंड कर लूँगा, फिर C से ये चलेंगे तो ये भी मैं फाइंड कर लूँगा। क्लियर, फॉर्मूला बन गया ना, हमें ये फाइंड करना। अब हम देखना चाहते हैं इनकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम होगा, आपको बताया गया था पढ़ाते वक्त, या आपने पढ़ा होगा कि कभी भी PV ग्राफ दिया हो, उस केस में वर्क डन निकालना हो, तो उस PV ग्राफ का एरिया आप निकाल लिए। अगर एरिया आप निकाल लेते हैं तो वही वर्क डन कहलाएगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। 5 इक्वल टू AB, जरा देखिए A से B जाना है बेटा। तो A से B का एरिया ऐसे निकालेंगे। तो एरिया का मतलब क्या होगा, अगर हम आपसे बात करें तो इस तरीके से एरिया बनाया जाता है। ऐसे हम इसको क्या करेंगे, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब बोलिए क्या रेक्टेंगुलर कंप्लीट हो रहा है ना। L मतलब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा 1, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है 10। इसका मतलब हुआ 1 × 10 के। क्लियर। अब आपसे कहा गया B to C,
अब देखिए बी टू सी अगर हम बात करें तो बी का जो वॉल्यूम होगा कितना दिया बेटा 2, सी का भी वॉल्यूम कितना दिया 2। आपने ये भी पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उस केस में वर्क डन कभी नहीं होता, उस केस में वर्क डन क्या मिलेगा 0। क्यों ऐसा होता है उसको अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि उस केस में जो आपका वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी डेल्टा वे। ओके P तो मेरे पास है कि 10 हो जाएगा, लेकिन डेल्टा भी क्या होगा 0, जो वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा बेटा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब बहुत ईजी है, ऐसे केस को सिंपल याद रखिए कि अगर किसी केस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उस केस में वर्क डन कभी भी नहीं होता, उस केस में क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है, और ये तो मुझे फाइंड करना ही है। तो देखिए बहुत मस्त रिजल्ट आ गया, 10 बनेगा, ये 5 जूल आ गया। तो WCA इक्वल टू कितना 5 जूल, वो भी किस में नेगेटिव में। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा क्या दिया गया है। अ गैस मिक्सचर कंटेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशन मोड द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सवाल नीट में आ सकता है। क्या कहा गया है पहले समझ लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन आपको दे रखी है, इसके जो मोल दे रखे बेटा कितने दे रखे हैं, ऑक्सीजन के 2 मोल दे रखे हैं। आपको ऑर्गन दे रखा है, इसके मोल बेटा कितने दे रखे हैं, आपको 4 दे रखे हैं। क्लियर। अब इसको मिक्स कर दिया गया और कहा गया अब सिस्टम का बताइए इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो यार इंटरनल एनर्जी बहुत आसान है, ये तो यार सिंपल ऐड कर लेंगे। अब आपको याद होगा पिछले जो पेपर में मैंने सॉल्व किया था, मैंने एक ट्रिक लिखाई थी, अब आज फिर से यूज़ हो रही है। आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि अगले दिन फिर ये से यूज़ हम करेंगे तो आप फिर से परेशान हो जाएंगे। तो ये अगर याद नहीं करोगे बेटा तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो ये रट लीजिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ट्रिक का फॉर्मूला है, सीधे यूज़ करिए ख़त्म। ये म्यू का मतलब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इसको चाहे स्मॉल एन लिख लें या म्यू लिख दें, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर। एफ़ का मतलब हमने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आप नहीं जानते हैं बेटा तो इसे याद कर लो, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर, याद है, बहुत अच्छे से याद है। मोनोटॉमिक गैस अगर होगी, चलिए ये भी बात बता देते हैं, अगर मोनोटॉमिक गैस है तो 3 होगी। ओके, रटा है, बहुत अच्छी बात। और अगर डायटॉमिक गैस है तो 5 होगा, ये भी मुझे याद है। ओके, वेरी गुड बेटा, ये भी आपको याद है। ओके ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं, ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्या फॉर्मूला बनने वाला। पहला क्या होगा, कौन सी गैस लेने जा रहे हैं, ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन और प्लस आर्गन। क्लियर। ऑक्सीजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा कितना है 5 है, तो 5/2 इंटू मोल कितने हैं 2 इंटू RT प्लस, चलिए आर्गन के पास चलते हैं, 3/2 इंटू मोल बेटा कितने हैं 4 और इंटू RT। चलिए सॉल्व कर दो, देखो कितना होगा 5RT हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो 6RT हो जाएगा, ऐड करें 11RT। ओके देखिए सॉल्व हो गया। कौन सा ऑप्शन इसमें है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा क्या दिया गया है। अ गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर सच दैट द टेम्परेचर T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √V, द वैल्यू ऑफ CP/CV ऑफ गैस। ओके, तो देखिए हमसे पूछा गया है CP/CV क्या होगा, और हमें वैल्यू दी हुई है एडियाबेटिक केस में कि T जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √V के। क्लियर। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो √V का मतलब पावर है, इसको इससे इंटू कर देते हैं तो बन जाएगा ये V, और इसको रूट को हम बेटा किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2, और इक्वल का साइन यहाँ लगा के हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट। क्लियर। ये हमको बेटा गिवन दिया है ना, ये दिया गया है। और पूछा क्या गया है मुझसे, पूछा गया है बेटा कि CP/CV इक्वल टू क्या होगा। अब CP/CV क्या चीज़ है आपको मालूम होगा, ये वास्तव में गामा है, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब एडियाबेटिक के केस में TV के फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता है, हाँ होता है। क्या, देखिए गामा-1 इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर। अब कितना इजी क्वेश्चन हो गया, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं, देखिए T की पावर जो है यहाँ वही यहाँ होनी चाहिए, मतलब सेम है, तो इसका मतलब जो V की पावर यहाँ है वही पावर यहाँ होनी चाहिए। क्लियर। देखिए
पावर माइनस क्या है पावर, गामा माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर बेटा 1/2। तो गामा इक्वल टू क्या होगा 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2, जिसको आप लिख सकते हैं 1.5। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा क्या दिया गया है, कहा गया इफ़ टू रॉड ऑफ लेंथ L एंड 2L हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड 2 अल्फा रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड सच दैट द टोटल लेंथ बिकम्स 3L, द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिशन रॉड इक्वल टू। ओके, पहले डायग्राम बनाते हैं फिर बात करते हैं करना क्या है। आपको दो रॉड दे रखी हैं, एक रॉड दी है, दूसरी एक रॉड दी गई है बेटा। फिर इन दोनों रॉडों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, ऐसे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया। पहले रॉड की लेंथ बेटा क्या दी गई है L, दूसरे रॉड की लेंथ 2L, तो पक्का है यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 3L हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात समझ में आ गया। अब बेटा इसका जो लीनियर एक्सपेंशन है वो अल्फ़ा दिया है, इसका कितना दिया है 2 अल्फ़ा दिया है। ठीक है, तो पूछा गया इसका क्या होगा, तो इसका मतलब है हमें इसके लिए अल्फ़ा को क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, अब बाकी कुछ नहीं दिया गया, इसमें बाकी जो चीज़ें होंगी वो कांस्टेंट होगी। अब देखते हैं कहाँ से इसको सॉल्व किया जाए, क्या तरीका है। तो लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, याद होगा क्या पढ़ा था, अल्फ़ा इक्वल टू आपको मालूम है कि डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा टी के। ये इनिशियल लेंथ हुआ करती थी, ये वो लेंथ होती थी जिसको हीट करने पे एक्सपेंशन होता था, और ये टेम्परेचर है और ये आपके पास अल्फ़ा है। ओके, तो अगर हम बात करें डेल्टा L की, यहाँ से हम निकालें तो हम बना सकते हैं अल्फ़ा L डेल्टा टी के। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब यह है कि इसको टेम्परेचर दिया गया, इसको टेम्परेचर दिया गया, तो इसमें भी लेंथ में चेंज हुआ होगा, इसमें भी लेंथ में चेंज हुआ, टोटल लेंथ चेंज हो गई होगी। तो इसका मतलब बहुत ईजी हो गया कि डेल्टा L अगर हमें फाइंड करना है तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 मुझे करना होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए ये क्या है, टोटल है, नेट है, जिसकी हम बात करें तो नेट के पास चलते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला होगा, अल्फ़ा मुझे फाइंड करना है तो इसे हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा इक्विवेलेंट। और अब आता है L बेटा कितना है इस केस में 3L है। ओके, और इनटू डेल्टा टी के। ठीक है, अब चलते हैं इस L के पास। तो देखिए क्या आपके पास दिया हुआ अल्फ़ा ही है, L ही है और डेल्टा टी है। ओके, प्लस अब यहाँ पर चलिए तो देखिए 2 अल्फ़ा है, 2L है और इनटू डेल्टा टी। ठीक है, अब इसको हटा सकते हैं क्योंकि आपने समझ लिया है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो क्या दिया है आपको 2 अल्फ़ा दिया गया बेटा, 2L दिया गया है और डेल्टा टी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए डेल्टा टी कॉमन होके कट गया होगा। ओके, तो इक्वलेंट 3L इक्वल टू देखिए बेटा ये कितना अल्फ़ा, ये 4 अल्फ़ा, इसको इंटू कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा 4 अल्फ़ा L, तो ये हो गया 5 अल्फ़ा L। तो ये आपका आ जाएगा अल्फ़ा इक्वलेंट इक्वल टू 5 अल्फ़ा L बाई 3L कैंसिल। तो ये आपका आंसर बनेगा 5 अल्फ़ा बाई 3। ओके, कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये आपके पास है 5/3 अल्फ़ा, ये आपका सी ऑप्शन होगा। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा क्या दिया गया है, कहा गया है इसमें कि द स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट ऑफ मरकरी थर्मामीटर आर मार्क्ड एज 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। मतलब एक मरकरी थर्मामीटर दिया गया है जिसका आइस पॉइंट आपको 10 डिग्री दिया गया है और जो उसका स्टीम पॉइंट है वो 80 डिग्री दिया गया है। ठीक है, क्लियर। एट व्हाट टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल द रीडिंग ऑफ दिस थर्मामीटर विल बी 59 डिग्री। आपसे कहा गया सेंटीग्रेड में आप वैल्यू बताइए जिस समय मरकरी जो थर्मामीटर रीडिंग ले रहा था कितना 59 डिग्री। ओके, तो जो मरकरी थर्मामीटर 59 डिग्री ले रहा था वहाँ पर सेंटीग्रेड कितना लेगा उस क्वेश्चन को आपको फाइंड करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूँ बहुत मस्त, उसको याद करिए और आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या है कोई फॉर्मूला, देखिए टेम्परेचर इन 1 स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपान बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, इक्वल टू टेम्परेचर इन अदर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपान बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करें इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो।
अगर एक स्केल में वैल्यू दी हो, दूसरे स्केल में पूछा जाए, हमेशा इसका यूज़ करिए, कुछ भी दिया हो, ठीक है। कोई भी स्केल दिया हो क्वेश्चन लग सकता है, इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं कि सेंटीग्रेड होगा, फ़ारेनहाइट होगा या केल्विन होगा तभी हम लगा पाएंगे। कोई भी स्केल दे दी जाए, क्लियर। ओके, देखिए कैसे फाइंड करते हैं। एक आपके पास नोन होगा और एक अननोन होगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बताया। जैसे मान लो इसको हमने मरकरी ले लिया, तो देखिए मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, क्लियर। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट दिया बेटा कितना दिया, 80 दिया, ओके। अब वो जो स्केल, वो जो टेम्परेचर उसने मरकरी थर्मामीटर ने नापा था, वो कितना नापा था, 59 डिग्री, ओके। देखिए बहुत आसानी से हमने लिख लिया। अब हमसे कह रहे थे कि जो आपका केल्विन है या डिग्री सेल्सियस है, अब आपसे जो कह रहे थे कि डिग्री सेल्सियस जो थर्मामीटर है उसकी रीडिंग आपको बतानी, मतलब ये एक्स निकालना है, ओके। अब सेंटीग्रेड के लिए आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए कि सेंटीग्रेड के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा वो 0 डिग्री होता है, और जो स्टीम पॉइंट होता है वो कितना होता है, या कहीं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री, ओके। इसका मतलब 0 होगा, 100 माइनस 0 होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। अब हमें एक्स फाइंड करना है, आराम से हम एक्स को फाइंड कर सकते हैं। देखिए कितना बचेगा बेटा, 49 यहाँ बचेगा, यहाँ 70 बचेगा, और एक्स अपान यहाँ 100 होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 7 हो गया। आंसर बन चुका है बेटा कितना, 70 डिग्री आंसर, ओके। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, अगर इसे याद कर लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आराम से आप कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीए ने क्वेश्चन बनाया है, फ्यूचर में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा क्या दिया गया है, अ वायर इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ मास 0.2 kg। देखिए जितना क्वेश्चन में दिया उसको हम बनाते चलते हैं साथ में, जिसे समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये लेंथ हमको बेटा कितनी दे रखी है, 4 मीटर, और इसका जो मास दिया है वो 0.2 kg, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने आगे क्या कहा, द वायर इज़ केप्ट हॉरिजेंटली, ओके, रख दिया गया, और कहा गया ट्रांसवर्स पल्स इज़ जनरेट बाय अ प्लगिंग वन एंड ऑफ द टाइट वायर, ओके। एक एंड पे इसको टाइट कर दिया गया है, और फिर आगे कहा गया द पल्स मेक 4 ट्रिप बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द कॉर्ड इन 0.8 सेकेंड, ओके। टाइम भी हमको दे दिया गया, 0.8 सेकेंड के लिए ऐसा कर रहा है, और कितनी ट्रिप कर रहा है, वो ट्रिप कर रहा है बेटा 4। अब देखिए समझिए इस बात को, 4 बार वो एक डायरेक्शन में जाता है और 4 बार एक डायरेक्शन में देता है, और एक लेंथ कितनी है, 4 है। इसका मतलब 4 टाइम्स जब जाएगा तो 4 इंटू कर देंगे, तो मतलब कितनी बार, 4 इंटू 4 मतलब 16, मतलब 16 मीटर एक बार में जाएगा एक डायरेक्शन में, ओके। और 16 दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, तो वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कितना करेगी, 32, ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इक्वल टू 32 मीटर। अब ये हमें डिस्टेंस मालूम हो गई। अब हमको फाइंड क्या करना, उसने कहा है टेंशन निकालो। टेंशन कैसे निकलेगी, स्पीड का फॉर्मूला बहुत मस्त आप जानते हैं बेटा कि v बराबर क्या होता है, √T/m, और t अगर निकालेंगे तो v² इंटू म्यू के, ओके। अब हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो हमें ये म्यू चाहिए, म्यू क्या चीज़ होती है, मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब हमें म्यू मालूम करना है, और एक दूसरा पता लगाना है स्पीड को। तो स्पीड का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, v बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, ओके। डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, 32, टाइम बेटा कितना है 0.8, पॉइंट हटाया 0, ये आपका हो गया 40, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड, तो आपने स्पीड ट्रेवल कर लिया। म्यू कैसे फाइंड करते हैं आपको ये भी मालूम है बहुत अच्छे से कि म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, ओके। तो मास कितना दिया गया बेटा, मास आपको दिया गया 0.2, और लेंथ कितनी दी गई 4। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं, काम बन जाएगा। तो देखिए वी कितना दिया, 40 इंटू 40 इंटू आपको दिया गया 0.2/4 के। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएंगे, 0 बढ़ा देते हैं, पॉइंट यहाँ मतलब देखिए कितना न्यूटन आ जाएगा, 80 न्यूटन। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट में 80 न्यूटन दिया गया है, इसका मतलब फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अ मेटल स्फीयर इज हैंग बाय अ स्ट्रिंग फिक्स्ड टू अ वॉल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट।
ठीक है। तो अब हमें पता लगाना है कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट क्या हैं करेक्ट होंगे। तो सबसे पहले से हम फिगर बनाते हैं और इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। ठीक है, देखो बेटा क्या दिया है स्टोरी। ये वाल है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर एक स्फीयर दे रखा है और इसको क्या किया गया है, इस तरीके से ऐसे हैंग कर दिया गया है और यहाँ पर एंगल बेटा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। इसके वेट को उन्होंने ऐसे दिखा रखा है, ये W, और इधर से वो दिखा रहे हैं नॉर्मल। तो मैं नॉर्मल यहाँ बना देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब हमें क्या क्या समझ में आएगा, सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले चलते हैं कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में बताया गया। स्टेटमेंट तो जान लें कौन सा सही है कौन सा। ओके, देखिए पहला स्टेटमेंट हमें दिया है n + t + w = 0 वेक्टर के फॉर्म में है। तो सबसे पहली बातें समझते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रुका है, मूव नहीं कर रहा है। और अगर मूव नहीं कर रहा तो पक्का है जो नेट फोर्स होंगे वो हमेशा उनके सम ऑलवेज क्या होंगे, 0 होंगे। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट ऑप्शन होगा या कि ये फर्स्ट ए जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है ना। पहला पॉइंट निकल के आया, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में आप जानते हैं, हमने बहुत बात की है, आपने भी, आप समझते भी होंगे इस बात को कि जो एफ नेट होता है वो बेटा क्या होता है, 0। तो एफ नेट क्या है, एक तो फोर्स हो गया, ये कौन सा वेट वाला, एक नॉर्मल फोर्स हो गया और एक आपके पास टेंशन फोर्स। इसका मतलब आप कह सकते हैं टेंशन फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स प्लस वेट, इनका सम हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट को जरा समझते हैं, पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं t² = n² + w²। अब बात करते हैं, मान लो सपोज हमको एक टेंशन फाइंड करने को क्वेश्चन में कह दिया जाता, ये कोई ज़रूरी नहीं कि स्टेटमेंट होता। अगर कहा जाता मैं एक तरीका अपनाता, बड़ा सिंपल सा लॉजिक में बना लेता। क्या करता, मैं इस पॉइंट को ऐसे खींचता, सपोज मैंने f' से खींचना शुरू करता हूँ। अगर मुझे टेंशन पता लगाना था तो क्लियर है ये टेंशन इस f' के बेटा क्या होता, बराबर होता। क्लियर है, इसका मतलब है कि अगर मैं f' फाइंड कर लूँ तो क्या निकल के आ गया, टेंशन निकल के आ जाएगा। और f' कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऐसे भी 2 लाइनें बना सकते हैं। अगर ये थीटा है बेटा तो ये भी थीटा ही होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर। अब जरा सोचिए 2 वेक्टर हों, परपेंडिकुलर हों, नेट निकालना हो तो फॉर्मूला बहुत बार मैंने आपको सिखाया है कि ऐसे केस में हमेशा, जैसे अगर हमें f' निकालना है या कि ये t निकालना है तो मैं क्या कह सकता हूँ, t वेक्टर = w वेक्टर प्लस n वेक्टर। अब बोलो बेटा एंगल कितना दोनों के बीच में, 90। ऐसे केस में हमने आपको कई बार सिखाया है कि दोनों का स्क्वायर करेंगे और रूट करेंगे। देखिए मस्त निकल के आया कि t² = w² प्लस n²। मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। ओके, अब देखिए अगली कहानी बहुत ईजी है, यहीं से मैं एक काम और कर लेता हूँ। आपको मालूम है तीसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ से समझ में आ जाएगी आपको बहुत अच्छे से कि क्या मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, तो tan थीटा = क्या होगा, आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बेटा ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा, और ये n/ क्या होगा, w होगा। तो बोलो फिर n = w tan थीटा। सारी प्रॉपर्टी हमने फाइंड कर ली। अब चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही है। मतलब A करेक्ट होगा, वेरी गुड। आपका B वो भी सही होगा और आपके पास C गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा, D। तो A सही है, B सही है और D सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, C इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बेटा क्या दिया गया है। अ बॉल fall from a height 5 meter and strike a lift which is moving in a upward direction with a velocity of 1 meter per second. Then the velocity with which the ball rebound after collision will. ओके, क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं। ये लिफ्ट दी है बेटा, ये है लिफ्ट, ये मूव कर रही है ऊपर की ओर। कितने से मूव कर रही है, 1 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल ऊपर से छोड़ा जा रहा है, रेस्ट ड्रॉप किया गया मतलब 0 से। कितनी हाइट पे है क्वेश्चन ने बता दिया है आपको। ये बेटा आपको दे रखा कितना, 5 मीटर। ओके, अब आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि जब यहाँ पर वो रीबाउंड होती है तब आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है, इसको हम अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के इस टॉपिक को समझा देंगे, क्योंकि आप देख रहे हो हर बार एनटीए जो भी पेपर दे रहा है कोलिजन से क्वेश्चन एक जरूर देता है। इसका मतलब मान के चलिए कि नीट में आपका 100% है कि जो कोलिजन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, बाकी बातें बाद में। देखिए, अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले काम कर लेते हैं, इसकी वेलोसिटी यहाँ फाइंड कर लें कि जब ये टकराएगा यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। यार ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जब किसी चीज़ को ड्रॉप किया जाता है तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है बेटा वो v² इक्वल टू किसके होता है 2gh। क्लियर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, √2gh। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बिना टाइम ख़त्म किए। इंटू 10 इंटू h बेटा कितना है 5, तो ये आपका हो गया 10 इंटू 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब देखो हम ये फिगर जो हमारा बना है इसको हम दूसरे तरीके से दिखाते हैं, हम ऐसे हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। ये देखिए ट्रिक हम यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, और ये ऐसे मूव करा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब हम समझ जाएंगे कि वही कहानी है। ओके, अब आती है बारी यहाँ पर। ये बॉल ऐसे सोच लो आ रहा है, कितने से आ रहा था बेटा, अब हमने वैल्यू निकाल लिया है कि जब यहाँ पर ये आके टकरा रहा है, क्योंकि वो टकराएगा तो जब टकराएगा कितनी स्पीड से, मान लो टकराएगा 10 से, तो हमने इसको 10 से बना दिया कि 10 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। हमने दूर क्यों दिखाया, क्योंकि आपको समझ में आए, वरना टकराएगा तो यहीं पर, लेकिन हमने दूर इसलिए दिखाया इससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये समझिए कि वहाँ से 10 से आ रहा था, ये जब टकराएगा तब 10 था, वो ये कहानी है। ठीक है, ओके। अगली बात, अब देखिए कुछ पॉइंट आपको बताया गया, वो गया होगा, अगर नहीं बताया गया तो सुनिए बहुत ध्यान से। अगर कोई भारी चीज़ से कोई छोटी चीज़ टकरा जाती है, ठीक है, जैसे हम मान लें कि एक वाल है, वाल में कोई बॉल को आप पटक देते हैं, तो अगर वो 10 मीटर से उससे टकराती है तो रीबाउंड वो 10 मीटर से ही होगी। पहला पॉइंट रट लीजिए सभी लोग। क्या है बेटा कि अगर कोई हैवी है, बहुत मैसिव बॉडी है, और उस पर कोई छोटी बॉडी अगर आके कोलाइड करती है तो वो जब रीबाउंड होके वापस जाती है उस समय उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। क्लियर, पहला पॉइंट याद हो गया। ओके, अब यही स्टोरी दूसरे तरीके से सोचिए कि मान लीजिए कोई एक छोटा सा पार्टिकल रखा है और कोई हैवी मैसिव कोई बॉडी आके टकरा जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, सुनिएगा। उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में उस पार्टिकल को वेलोसिटी उस जो बॉडी टकराई है उसका 2 टाइम्स मिल जाती है। फिर से सुनिएगा कि अगर कोई मैसिव बॉडी छोटी बॉडी से आके टकरा जाए, ठीक है, तो उस केस में उस बॉडी को जो वेलोसिटी मिलती है उस मैसिव बॉडी की वेलोसिटी का 2 गुना प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लिया कि कोई ट्रक आ रही है, सामने छोटी सी कोई साइकिल खड़ी हुई है, अगर वो 60 से आके टकरा जाती है तो साइकिल 120 से क्या होगी, उड़ जाएगी, मतलब 120 से भाग जाएगी। याद हो गया पॉइंट। फिर से वापस आते हैं, सुनिए। अगर सपोज मैं अपने को ले लेता हूँ कि कोई हैवी चीज़ बाहर रखी है, जैसे ट्रक खड़ी हुई है, मैं गया भागते हुए लड़ गया, क्या ट्रक भाग जाएगी? नहीं, ट्रक की पोजीशन में कोई चेंज नहीं, बट हम क्या होंगे, वापस लौट आएंगे उसी स्पीड से। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, कभी ऐसा आ जाए कि हम रोड पे जा रहे हो और ट्रक पीछे से टक्कर मार दे, क्योंकि ट्रक का जो मास होगा हमारे मास से बहुत ज़्यादा होगा, उस केस में क्या होगा, हमको स्पीड कितनी मिल जाएगी, जो भी ट्रक की स्पीड होगी उसका 2 टाइम्स हमको मिलेगा, उसी से मैं उड़ जाऊँगा। क्लियर, सारे पॉइंट याद हो गए। अब मैं इसी टेक्निक को यहाँ क्वेश्चन पे ऐड करूँगा और आंसर बना दूँगा। देखिएगा ध्यान से, पहले सोचिए कि ये लिफ्ट रुकी है, बहुत मैसिव है, इसके सामने बहुत ज़्यादा है, ये रुकी है, तो बोलिए अगर ये रुकी है तो ये जब टकराएगी और वापस भागेगी, मान लो, तो कितने से जाएगी, 10 से ही जाएगी। ये तो मैंने अभी कहा कि अगर किसी मैसिव से कोई छोटी पार्टिकल अगर टकराती है तो वापस लौट जाती है। ठीक है, इसको रोक दो। अब वाल को समझो, ये वाल है, ठीक है, सोचो वाल है। ओके, अब वाल जब इसे टकराएगी तो मैंने क्या कहा, मैसिव चीज़ जब छोटी चीज़ से टकराती है तो अपनी वेलोसिटी का कितना देती है, 2 टाइम्स इसको दे देती है। चलिए दे देते हैं फिर, +2 मीटर पर सेकेंड। तो 10 तो उसके पास था ही और 2 और मिल गया, एक से 2 गुना, मतलब 2 और मिल गया, तो कितना आया, 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। अब आप इनका कैलकुलेशन अगर किसी बुक में ये क्वेश्चन हो या देखिए एनटीए ने सोल्यूशन भी दिया है उसमें देखिएगा, ऐसे क्या किया गया, नहीं, फर्जी का बहुत सारा कैलकुलेशन किया गया।
छोटे छोटे 2 पॉइंट आपको आज मैंने बताया। इस पर बहुत से टेक्निक है जो मैं आगे चल के बताऊंगा, बट यहाँ क्वेश्चन पे हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि क्वेश्चन और भी बहुत सारे करने होते हैं, तो इसलिए हम यहीं पर इतना छोड़ देते हैं। बस 2 बातें याद करना कि मैसिव चीज़ अगर किसी छोटी चीज़ से टकरा जाती है तो उसको स्पीड हमेशा 2 टाइम्स मिलती है, और अगर कोई मैसिव रेस्ट में है और स्मॉल बॉडी जाकर टकरा जाती है तो उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, बट डायरेक्शन क्या हो जाती है, बदल जाती है। ओके, डायरेक्शन तो देख रहे हो बदल गई है, तो किस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में लिफ्ट जा रही है उसी डायरेक्शन में बॉल भी जा रही है। तो बोलो लिफ्ट कहाँ जा रही थी, अपवर्ड, तो बॉल भी कहाँ जाएगी, अपवर्ड। तो बढ़िया मस्त आंसर आ गया कि अपवर्ड भी होगा। ओके, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। अब देख लीजिए ऑप्शन में बहुत सिंपल दिया, 12 अपवर्ड दिया है, 12 डाउनवर्ड दिया, तो साफ साफ आंसर कौन सा होगा, 12 मीटर पर सेकंड क्या होगा बेटा, अपवर्ड होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बेटा क्या दिया गया है, अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर ऑफ 100 मीटर हाइट। ओके, जितना बताया गया उतना डायग्राम बना देते हैं। ये ऐसा कुछ है, एक टावर दे रखा है कितना मीटर, 100 मीटर, और यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या है, 0 है। क्लियर, ठीक है। साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, एक बॉल और है, ओके इसको ऐसे, इसका बेटा मास दे रखा है, पहले वाले का जो मास दे रखा है आपको, इसका मास मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका जो मास दे रखा था वो 500 ग्राम दे रखा था, और इसका जो मास दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 1 kg। ओके, और इसको हॉरिजॉन्टली फेंक दिया गया और ये ऐसे गिर जाएगा। क्लियर, ओके, सारी बात हो गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड। ओके, यहाँ स्पीड दे दी गई है, कितनी स्पीड से इसको फेंका गया है, इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया गया। ओके, फ्रॉम द सेम पॉइंट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अबव 2 सिस्टम आफ्टर 3 सेकेंड। ओके, अब हमको सेंटर ऑफ मास हाइट का पता लगाना। सेंटर ऑफ मास के लिए बेटा फार्मूला क्या होता है, ज़रा समझ लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग XCM पढ़ते थे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपन m1 प्लस m2, बिल्कुल सेम तरीके से HCM भी लिख सकते हो, m1 h1 प्लस m2 h2 अपान m1 प्लस m2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे h1 और h2 पता होना चाहिए। h1 h2 है क्या, ये है ग्राउंड से हाइट होती हैं बेटा, ये कहाँ से होती हैं, सारी ग्राउंड से होती हैं। और बॉल गिरी कहाँ है, ऊपर से। तो पहला एक काम कर लेते हैं, ऊपर से हम t=3 सेकेंड पर दोनों की हाइट पता लगा लेते हैं। अगर दोनों की हाइट पता लग जाए तो जो बचेगा वही हमारा h1 और h2 होगा। क्लियर, अगर मान लो हमें h1 बेटा फाइंड करना है तो 100 में से जो हम माइनस करेंगे जो ये वाला वही होगा। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से h2 अगर हम निकालेंगे तो 100 में से ही निकालेंगे। ठीक है, दोनों को कि दोनों की हाइट तो सेम ही है, और ये जो हमारे h1 और h2 होते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये हाइट होती है फ्रॉम द ग्राउंड होती है। क्लियर, अब दोनों केस में आपको मालूम है हाइट का फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स है, h इक्वल टू क्या होता है, हाफ GT² होता है। क्लियर, तो बहुत आसान हो गया बेटा। अगर मुझे ये h डैश और h डैश पता लगाना है तो आराम से लगा सकते हैं। देखिए h डैश इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे हाफ GT²। ओके, तो इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका हो गया 5, ये हो गया कितना बेटा, 45 मीटर। चलिए वैल्यू रख देते हैं, h1 h2 निकल आया, तो h1 इक्वल टू कितना होगा, 100 माइनस 45 बराबर कितना बेटा, 55, और h2 भी आपका इतना ही होगा, 100 माइनस 45 इक्वल टू 55 मीटर के। ओके, अब चलिए वैल्यू रख देते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये देखिए यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। HCM, ओके, m1 पहला वाला मास बेटा कितना दे रखा था, 500 ग्राम, मतलब 0.5 इंटू 55, प्लस दूसरा मास कितना बेटा दे रखा है, 1 kg इंटू 55 और अपान 0.5 प्लस 1। ओके, चलिए ये बन जाएगा बेटा 1.5, इसको इंटू कर लेते हैं तो ये हो गया 25, ये 25 हो जाएगा 7। ओके, तो ये हमारा बना, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, एक के बाद। ओके, ये आपका 55 हो जाएगा। अब 55 में आपको ऐड कर देना है इतना, तो 0.5 ये हो जाएगा 12 और ये आपका 8।
2। ओके, चलिए 82.5 डिवाइडेड बाई 1.5, इसे डिवाइड करिए, पॉइंट हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा, मतलब 55 मीटर ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका है? सी, सेंटर ऑफ मास के लिए सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए बेटा क्या दिया गया है। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड 1/3 ऑफ लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल। ओके, इफ G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल इज। ओके, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए ट्रिक का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा, mg L/2n²। बहुत आसान है ट्रिक, इसको हम सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं कि कैसे ही आया, मैं भी सॉल्व कर दूंगा, बट ये पहले रटा होना चाहिए कि कभी भी चेन का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में क्या बताया जाए, क्योंकि चेन दी है, उसकी लेंथ L दी है और उसको टेबल पे रखा गया, फिर उसका कितना पार्ट है, देखिए क्या कहा गया, उसका पार्ट कितना हैंग किया गया है, L/3 पार्ट हैंग कर दिया गया है। तो उस केस में बताइए, उसको खींचे रखना है तो बताइए कितना वर्क डन करना होगा, तो ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए। इसमें ये n² क्या, यही समझना है आपको। ये जो बटे में नीचे लिखा होता है, इसको बात अच्छे समझ लीजिए, ये जो चीज़ होती है उसी को ट्रिक में, ये ट्रिक फॉर्मूला है बेटा, इसको अच्छे से याद करिएगा, उसमें इसको n कहते हैं। तो ज़रा देखो, पहले क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ ये आया कैसे था, उसको भी मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो mgL/2 इंटू, बोलो भैया 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और अब इंटू करिए तो बना 18। ऑप्शन हो गया, कौन सा ऑप्शन होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए कितना हो गया। अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है, आपको भी ये क्वेश्चन करना है, तो पेन लगाने की जरूरत नहीं, मन में ही लगा सकते थे कि कहा कितना दिया, आपने कहा 1/3। ओके, 3 केवल ले लो और स्क्वायर करो, इंटू करो। जैसे कहा जाए क्वेश्चन में, ऐसे कहा जाए कि L/4 पार्ट हैंग कर रहा है, अब बताइए वर्क डन। आप समझिए, L/4 मतलब 4 पकड़ लीजिए, तो 4 का 4 से इंटू करो कितना होगा 16, 16 दूना 32, मतलब आंसर बदल गया, mgL/32 हो जाएगा। ओके, जैसा कहा गया L/2 पार्ट हैंग कर रहा है, आप बोल सकते हो, बहुत मस्त। 2 2 जा 4 इंटू 2 कितना 8 हो गया, mgL/2 हो गया, mgL/8 हो गया। मतलब अब बहुत आसान, जितना बटे में नीचे दिया होता है उसी को स्क्वायर करिए और इंटू कर दीजिए, बस आंसर। अब बात आती है कि आया कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे आया था। ठीक है, फॉर्मूला रट गया ना सबको, क्या फॉर्मूला था? वर्क डन इक्वल टू mgL/2n², जिसमें n क्या है, जो बटे के नीचे दिया होता है वही होता है। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन को बनाना होता, कि मुझे सॉल्व करना होता, तो मैं क्या करता, देखिए कैसे करता, बहुत आसान। ये देखिए, अब ये हैंग कर रहा है, कितना हैंग कर रहा है उसी बात को समझाना है। क्वेश्चन में पूरी लेंथ बेटा कितनी दी थी? L दी थी। ओके, अब हमको बताया गया था कि केवल इतना पार्ट हैंग कर रहा है, और इस पार्ट की लेंथ बेटा कितनी दी थी, तो उन्होंने कहा L/3। तो हम एक काम करते हैं, हम L/n लिख लेते हैं, कोई ज़रूरी है 3 ले, हम L/ यहाँ पर क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला भी बताना है कैसे आया था। ठीक है, ओके। अब आपको मालूम है कि इसका अगर हम वेट की बात करें, क्योंकि भाई वर्क डन कौन करता है, वेट ही करेगा, तो वेट जब वर्क डन करेगा तो वेट का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है यार, mg होता है। क्लियर? अब m कितना, इतने का तो ही मास लोगे, तो बोलो बेटा कितना मास टोटल था पहले से, m कितना पार्ट लेना है, केवल m का n पार्ट ही लेना है, तो इंटू जी, मतलब देखो बेटा आपने बना लिया। अब बारी आती है कि w का फॉर्मूला फिर होता क्या है, तो ये होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो मैंने बना लिया कि mg/ क्या होगा n। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए, तो आपको मालूम है ऐसे केस में जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्म रूप से, उस केस में हमेशा जब भी कभी डिस्टेंस फाइंड करना हो तो विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, अब बताइए ये इतनी लेंथ है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ होगा, वो इसके हाफ डिस्टेंस पे होगा। अब बोलो L/n का हाफ क्या होगा, L/2n ही तो होगा। तो ये देखिए कितना मस्त बन गया L/2n। तो देखिए आंसर कितना आ गया, mgL/2n²। देखिए कितना मस्त फॉर्मूला तैयार, ये है ट्रिक का फॉर्मूला। क्लियर, समझ में आ गया ना सबको? ओके, अब अगर हम बात करें कि इसमें हम वैल्यू रख के देखें, चलिए वैल्यू भी रख के दिखा सकता हूँ। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया था, कहा गया था L/3 पार्ट हैंग कर रहा है। ओके, देखिए 3 रख दिया बेटा, यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए 3 हो गया। अब अगर इसको आप देखो तो ये कितना बन गया, यहाँ पर यह बन गया आपका L/6। चलिए
इसको मिटा सकते हैं, तो देखिए बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बताइए आंसर बेटा कितना आया, mgl/18। अब भी वही आंसर आया, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता, समझना पड़ता, सोचना पड़ेगा। और आप जानते हैं यार सोचने का टाइम ज़्यादा नहीं रहता एग्जाम में, तो आप कोशिश करिए जहाँ पे ट्रिक हो वहाँ ट्रिक जरूर याद करिए। तो ये शायद फार्मूला रट गया होगा, आपको दोबारा बता देता हूँ। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, mgl/2n²। n का मतलब आप शायद समझ गए इतनी देर में कि n वो चीज़ होती है जो बट्टे के नीचे लिखी होती है। जैसे 1/2 तो 2n हो गया, 1/3 मतलब 3n हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर करते हैं 23। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या दिया गया है। अ बॉडी ऑफ मास m kg collide elastically with another body at rest and the continue to move in original direction with 1/2 its original speed. Okay, the mass of the target body is okay। चलिए देखिए सबसे पहले काम कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। ये एक बॉल है, एक दूसरा बॉल है भैया कि ये बॉडी है। ओके, इसका मास हमको बताया गया है और इसका मास हमसे पूछा गया। क्लियर, मान लिया पहली कोई स्पीड है, ये v से मूव कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि ये इसके साथ ये रेस्ट में है बेटा। ओके, बहुत अच्छी बात, ये रेस्ट में है। अब इसे टकरा जाती है, टकरा गई, तो कह रहे हैं पहले वाले के बारे में वो बता रहे हैं बहुत अच्छे से। कह रहे हैं पहला वाला जो है टकराने के बाद जब मूव करता तो सेम डायरेक्शन में जाता है। ओके, अच्छी बात है, सेम डायरेक्शन में गया। और दूसरी बात उसने बताया कि जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो पहले का हाफ वेलोसिटी लेके जाता है। कहा है क्वेश्चन में, पढ़ देता हूँ दोबारा। क्या कहा गया है, देन कंटिन्यू टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओके, पहले की स्पीड का हाफ जाता है, बाकी उसके बारे में कुछ नहीं बोला कि कोई ज़रूरत नहीं, हम भी नहीं बनाएंगे। अब देखिए कोलिजन का दूसरा क्वेश्चन दोबारा आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा केस है कोलिजन जिसमें क्वेश्चन जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो हमने पहले किया, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसके लिए एक फॉर्मूला याद करिएगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी बेटा होती है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है। तो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, एक पहला पेपर जब मैंने सॉल्व किया था एक इससे पहले, उसमें भी हमने यूज़ किया था इस फॉर्मूले को। ये देखिए बहुत आसान, देखिए ये फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है। क्या फॉर्मूला है, m1 - m2 / m1 + m2 × u1 + 2 सेकेंड बॉडी का मास मतलब m' और अपान, या कहिए चलो अभी फ़िलहाल फार्मूला हम ले लेते हैं, फिर बाद में बात कर लेंगे। m1 + m2 और इनटू ये आपका हो गया क्या u2। ओके ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हमारे पास देखिए स्टोरी क्या है, बहुत ईजी। बोलिए सेकंड वाला क्या है, रुका हुआ है। अब अगर ये रुका है तो आपको मालूम है इसको 0 कर देंगे, तो बचेगा तो मेरे पास ये पोर्शन। अपना क्वेश्चन हो चुका है, ख़त्म हो गया। देखिए बेटा कितना आसान। बोलिए v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आपने कहा v/2। ओके, m1 बेटा कितना दिया, m माइनस ये हमको फाइंड करना है। ओके, m' अपान m + m' इनटू ये तो हमको मालूम ही था v है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 = m - m' अपान m + m'। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर मिटा देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता है ना, तो चलिए इंटू करते हैं। क्या बेटा होगा, 2m - 2m' = m + m'। ओके, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो 2m - m = ये हो जाएगा बेटा 3m'। ये आया m = 3m' m' बेटा m/3। ओके, आंसर चलिए मिला लेते हैं। कौन सा ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बेटा क्या दिया गया है। अ पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल स्पीड u इनसाइड अ स्मूथ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r = 1 मीटर सच दैट इट इज़ जस्ट एबल टू कंप्लीट द सर्किल। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज़ वर्टिकल इज़। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ कॉन्सेप्ट की बातें हैं जो आपको समझना है, अच्छे से याद करना है। क्या कहा गया है कि एक ब्लॉक यहाँ है, ठीक है। अब ये मूव करता है कितनी स्पीड से, तो उन्होंने कहा u से मूव करता है। अगर इसके बारे में कुछ बताया गया होगा, ठीक है, नहीं दिया गया कोई बात नहीं, u ले दिया गया है, u ले लेता हूँ। अब उन्होंने कहा कि ये अब
आगे मूव करता है सर्किल में। और इन्होंने एक बात बता दी है कि जो ये बॉडी है जब रिवॉल्व करती है या कहीं मूव करती है तो पूरा कंप्लीट साइकिल मूव करती है। और कंप्लीट साइकिल के लिए आपको मालूम है कि अगर कंप्लीट साइकिल लेना है तो इसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 5 GL के बराबर होनी चाहिए। कुछ याद आ रहा है आपको कि आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको बताया गया था कि लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है वो √5 GL, मिडिल में जो होता है √3 GL और टॉप पे बेटा क्या होते हैं √GL। क्लियर, याद हो गया ना। अब बात करते हैं, तुमसे कहा गया एक्सेलरेशन आपको बताना है, उस जगह पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है जिस जगह पर ये वेलोसिटी जो अगली वेलोसिटी बनेगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। बहुत आसान है यार, अगर वो ब्लॉक यहाँ पहुँच जाए, देखो बहुत आसानी से अगर यहाँ पहुँच जाता है ब्लॉक तो देखिए बेटा ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ की बात करें तो ये तो मैंने अभी आपको रिवाइज करा दिया है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी √3 GL। अगर आप यहाँ बात करें तो यहाँ पर √GL होगी, यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। ओके, अब हमसे सवाल ये किया गया कि इस जगह पे बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए दो एक्सेलरेशन आपके पास होंगे, एक तो जो टेंजेंट एक्सेलरेशन होगा जिसे हम AT कहते हैं, ये हमेशा बेटा किसके बराबर होता है G के, और एक वो होगा जो सेंटर की तरफ होगा, यार याद होगा इसको AC कहते हैं। क्लियर, तो ऐसे केस के लिए यार एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है √AC² प्लस AT²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी में। ओके, अगर नहीं पढ़ा तो याद करिए। अब हमें मालूम है AT तो हमें पता है, हमको AC फाइंड करना है। बहुत आसान है यार AC फाइंड करना। AC का फॉर्मूला भी आप जानते हो, V² क्या होता है बेटा R के। ठीक है, अब चलिए वैल्यू रख देते हैं फटाफट। तो चलिए V बेटा कितना दे रखा है, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, यहीं पर वेलोसिटी चाहिए तो क्या होगा 3G। L का मतलब रेडियस से, अगर R लिया गया तो R ले लेंगे और जो दिया होगा तो जैसे L इक्वल टू इस किसके ले लेंगे R के। ओके, और अपान कितना होगा R से R कैंसिल, कितना आ गया 3G। चलिए वैल्यू रख देते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा 9G² प्लस G² इक्वल टू 10G² इक्वल टू 0.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया 0.10, दूसरा G, नेक्स्ट 0.2, 3G। तो आप समझ गए कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, तो A करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दिया गया। A body of mass m is taken from the surface of the earth to a height h, okay, equal to the radius of the earth. The increases potential energy will be। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिक का फॉर्मूला याद करिए, अगर नहीं याद है तो याद करो बेटा वरना काम नहीं चलेगा। mgh/n+1, बस ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा। ओके, अब आपको दे रखा है ये n क्या होते हैं या कहिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसानी से आपको मालूम है हाइट इक्वल टू किसके दिया है, रेडियस के। क्वेश्चन में बताया गया कि हाइट h इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिए जो यहाँ पर दिया होगा वही n होता है। अगर यहाँ पर कहा गया h इक्वल टू 2r, जैसे सपोज ऐसे दिया होता h इक्वल टू 2r, तो मैं कहता कि ये जो चीज़ है ये अपना n है। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या लिखा हुआ, अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा होगा, इसका मतलब बहुत आसान 1 हो जाएगा। तो ये mgh के मतलब किसके बराबर बेटा r के, तो ये हो गया mgr/1 यहाँ रखेंगे तो 1 यहाँ रखोगे तो 1 + 1 बेटा कितना हो जाएगा mgr/2। तो आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये आपका ऑप्शन है कौन सा, B। अब अगर क्वेश्चन ऐसा होता, सपोज कहते हैं हाइट जो है वो रेडियस का 2 टाइम्स है, तो आप क्या करते हैं यहाँ 2 रखते, यहाँ 2 रखते, तो हो जाता आपका आंसर 2mg/3। क्लियर, कहते हैं हाइट जो है रेडियस का 3 टाइम्स है, तो यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता तो 3/4 हो जाता। मतलब जो भी दिया उसका एक नीचे ज़्यादा होता। जैसे कहा गया r तो हम कहेंगे mgr/2, अगर कहा जाता 2r तो कहते हैं 2mgr/3। ओके, एक बढ़ा लेते हैं। क्लियर, ये फॉर्मूला याद रखना, बिल्कुल देखते ही आंसर टिक कर देना। ऐसे सवालों को लगाया नहीं जाता, अगर लगाएंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बेटा क्या दिया गया है, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 6r above the surface of earth, okay, r being the radius of the earth, the time period of the another satellite at a height of 2.5r from the surface of earth is, okay।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमको फाइंड करने हो, टाइम पीरियड निकालने हो, तो कैपलर्स लॉ यूज़ करते हैं। और रेडियस और टाइम पीरियड का रिलेशन अगर कभी भी दिया हो तो आप क्या कौन सा कैपलर्स लॉ यूज़ करेंगे? थर्ड लॉ, जो आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि टी स्क्वायर डायरेक्टिव फंडल टू आर के पावर 3 के। ओके, चलो यहाँ इसका फॉर्मूला हम सेट कर देते हैं। तो ये मस्त फॉर्मूला हमने बना दिया, R1/R2 का पावर 3। इसका मतलब अब मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? हमें टाइम पीरियड पहले पता होना चाहिए, कुछ टाइम पीरियड, अगर नहीं पता तो मैं बना लूँगा। देखिए क्या है, सबसे पहले रेडियस वगैरह हमको जो दी गई है, देखिए R1 हमको क्या दे रखा है, गिवन है R1 इक्वल टू, देखिए क्या होता है R प्लस एच। ये देखिए फॉर्मूला R का होता है, ये पहले समझ लीजिए। ये रेडियस है, ये हाइट है, तब स्मॉल r बनता है। तो अब चलिए पहले बात करते हैं R1 की बात करते हैं। तो रेडियस तो R था, हाइट कितनी थी दी गई थी बेटा? वो दी गई थी आपको 6R। तो बोलो बेटा कितना हो गया? 7R के। और दूसरी जो रेडियस आपको दे रखी थी वो आपको, रेडियस तो R था ही, लेकिन कितनी हाइट पे बात कर रहे थे, कह रहे थे 2.5R की बात करिए। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 3.5R के। क्लियर? अब बहुत मस्त हमने बना लिया। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए अगर बात किया जाए तो ये यार, ये तो रटा होगा, कितने आवर में अपना पूरा चक्कर लगाती है? 24 आवर में। ओके, तो जियो स्टेशनरी के लिए वैल्यू रटा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब बात बन चुकी है। 24/T2 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो 7R/3.5 इंटू आर का पावर बेटा 3। आर से आर कैंसिल, ये पॉइंट हट जाएगा 0, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 को 3 बार इंटू करें तो 2 दूना 4 दूनी 8, मतलब 8/1। ओके, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आपका ये स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट बन जाएगा। ओके, तो चलिए रूट बना देते हैं। तो T2 इक्वल टू हम बना सकते हैं आसानी से। क्या आंसर बनने वाला है? चलिए एक स्टेप में दिखा देता हूँ इस साइड में। 24/T2 इक्वल टू इसका रूट बनेगा, तो ये आएगा 2√2। ओके, अपान 1। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए क्या बनेगा, 24/2√2, ये आपका आ गया 12, ये आपका हो जाएगा 6√2। ओके, आवर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा बेटा मिल रहा है? ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा देखिए क्या दिया गया है। अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग। एक मास कैपिटल M है जो लाइट स्प्रिंग से क्या किया गया? सस्पेंड कर दिया गया। ओके, एन एडिशनल मास स्मॉल m एडेड, डिस्प्लेस द स्प्रिंग फर्दर बाय अ डिस्टेंस x। अब क्या कहा गया? इसमें स्मॉल m मास उसमें ऐड कर दिया गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा वो x हो रहा है। तो चलिए इतना पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूला आपको मालूम है, स्प्रिंग के केस में F इक्वल टू क्या होता है? kx। तो कितना ऐड किया गया? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, वही यहाँ फोर्स बनाता है, तो वो वजह है mg, और वो आपके पास kx बन गया। इसका मतलब है अगर हम यहाँ से k निकाल लें तो मुझे स्प्रिंग का कांस्टेंट पता चल जाएगा। ओके, अब वो कह रहे हैं नाउ द कंबाइंड मासेस विल ऑसिलेट ऑन द स्प्रिंग विद द टाइम पीरियड। ओके, तो बहुत आसान, टी का फॉर्मूला आपको मालूम है, 2π√m। m मतलब टोटल मास लेना है बेटा। तो कितना टोटल मास था? मास m था, स्मॉल m था, और अपान बेटा क्या होता है? k। ये तो फॉर्मूला बन गया। अब हमने k इसीलिए फाइंड किया था, अब इसको ले जाके इसमें रख देंगे, और जैसे रखोगे मस्त आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए बेटा क्या होगा, mg/x, ये देखिए सॉल्व हो गया, 2π√m प्लस m इंटू एक्स अपान mg। अब आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए अब आंसर मिला लेते हैं। क्या दिया गया है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में mg दिया है ऊपर, जबकि हमारे में क्या दे रखा है? m प्लस m इंटू एक्स अपान mg। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बेटा क्या दिया गया है। डायग्राम बना हुआ है जिसमें 2 स्प्रिंग दी हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया गया, उनके जो उनसे जो ब्लॉक बंधे हुए हैं उनका जो मास दिया गया है वो m दे रखा है। अब कह रहे हैं सिस्टम का जो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? ऐसे केस के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, t = 2π√m/k। अब इसको किस तरीके से हम देखेंगे वो मेन टेक्निक है यहाँ पर, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा। देखिए ये यहाँ पर जो m का मतलब है बेटा सिस्टम का मास है। सिस्टम में कितना मास दिया है तो आपको मालूम है, क्लियर हो गया कि 2 मास दिए हैं m, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 2m और अपान इक्वलेंट। अब k इक्वलेंट कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर 2 केस आते हैं। अगर स्प्रिंग जो हैं सीरीज़ में लगी हुई हैं तो हम फॉर्मूला लेते हैं 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। अगर पैरेलल में लगी हुई हैं तो क्या लेंगे? k1 प्लस k2। ओके, अगर सीरीज़ में लगी हैं जैसे ऐसे लगी हैं तो इनका एक k1 दिया या k2 दिया, तो इस केस में जो k होगा वो आपका होगा k1 प्लस
K2 के ये इक्विवेलेंट, ओके। और अगर आपको पैरेलल में स्प्रिंग दी गई हैं, इस तरीके से लगी हुई है, ये आपके पास K1 है स्प्रिंग और ये K2 है, तो इस केस में जो आपका K इक्विवेलेंट होगा बेटा वो K1 प्लस क्या होगा, K2 होगा। अब बताइए जो क्वेश्चन में दिखाया गया उसमें कैसे लगे हैं स्प्रिंग, वो कौन सा कम्बिनेशन है, वो है आपका पैरेलल कम्बिनेशन। तो बहुत आसान हो गया, पैरेलल कम्बिनेशन में K जुड़ जाएंगे तो मतलब 2K हो जाएगा, K 2 आंसर हो जाएगा। तो 2 पाई अंडर रूट बेटा क्या आएगा, m/k, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, A इज़ द करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा क्या दिया गया है, द ग्राफ बिटवीन द मास ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी एंड रेडियस ऑफ कैपिलरी। आपको क्या करना है, एक रिलेशन देखना है कैपिलरी के मास और उसके रेडियस के बीच में। चलिए कैसे निकालते हैं, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। मास का पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं कि मास होता क्या है, ठीक है। तो मास का फॉर्मूला हम सभी लोगों को पता है, मास इक्वल टू क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ओके। बहुत आसान है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को किससे लिख दिया गया, डी से मैंने लिख दिया, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वॉल्यूम को कैसे लिखा जाए, ए इंटू एच इंटू डी। भाई कैपिलरी होगा तो उसके पास क्या होगा बेटा, हाइट होगी, तो क्लियर है कि ये हाइट की बात आ जाती है। दूसरी बात, कैपिलरी में जो सबसे बड़ा फंक्शन होता है मेन रूप से उसकी रेडियस होती है, तो रेडियस को भी फोकस कर लेते हैं। तो देखिए बेटा हो गया क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू डी। अब अगर हम बात करें कि कैपिलरी में हम क्या चीज़ याद रखें, तो फॉर कैपिलरी, ओके, जो आर और एच होता है बेटा वो कांस्टेंट रहता है। आर और एच मतलब जो इसकी रेडियस है और जो हाइट है वो कभी भी चेंज नहीं करेंगे भाई, जो फिक्स होती है उसकी हाइट फिक्स होगी, उसकी रेडियस फिक्स होगी, मतलब इतना कांस्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू यार, क्या बनेगा, मास इक्वल टू अगर हम देखें तो पाई आर एच, ओके, और डी, ये सारा कुछ कांस्टेंट रहेगा, इतना हम अलग कर लेते हैं, और इनटू क्या बन जाएगा, आर। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, आर एच कांस्टेंट वैल्यू, डी मतलब डेंसिटी है। तो अगर हम देखें तो क्या है, आर पे डिपेंड करने लगा मास, तो ये बहुत साफ साफ दिखने लगेगा। ये इस तरीके से हम देख लेते हैं, तो बहुत आसान हो गया। ये आपका कैपिलरी रेडियस है, ये आपके पास मास एम है, तो इस तरीके से हम बना लेंगे ग्राफ, मतलब सीधा होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चेक करते हैं ऑप्शन में। देखिए तो आपका ये बी भी नहीं सही है, ए भी नहीं सही है। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा बेटा होगा, सी, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बेटा क्या दिया गया है, फॉर अ स्फीयर मेड आउट ऑफ अ सर्टेन मटेरियल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर इज़ प्रोपोर्शनल टू, ओके। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर के, आर क्यूब के, आर 4 के, आर की पावर 5 के। चलो बात करते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए बोलो बेटा क्या फॉर्मूला होता है, 2/5 mr²। अब देखिए मटेरियल सेम है, मतलब हम मास को ज़रा ओपन कर लेते हैं, क्या मुझे और मिलेगा। मास का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर। वॉल्यूम को भी खोल लिया जाए तो देखो क्या होगा, वॉल्यूम स्फीयर के लिए क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू आर स्क्वायर। बस बात बन चुकी है। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू को हम अलग कर लेंगे और रेडियस को निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या आंसर आने वाला बेटा, आर की पावर 5 के, ओके। कौन सा ऑप्शन बेटा होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या दिया गया है, आ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी v0 एट एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एट टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री इट एक्सप्लोड into 3 fragments of equal masses, okay. First fragment retrace the path and the second move vertically upward with speed 3 v0/2, the speed of third fragment is, okay। देखिए क्या स्टोरी है बेटा, पहले समझा देते हैं फिर क्वेश्चन को बनाते हैं। ये है, यहाँ से v0 से किसी चीज़ को फेंका जा रहा है और ये एंगल आपको कितना दिया, 60 डिग्री। तो एक काम कर लेते हैं यार, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बना लेते हैं, कितनी होगी, तो आपको मालूम है v0 cos 60 डिग्री, इसे सॉल्व करेंगे तो v0/2। अब यहाँ टॉप पे पहुँचेगा, तो यहाँ पर जब पहुँचेगा तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी आपको मालूम है, जो यहाँ होती है वही यहाँ पर भी होती है, तो ये आपके पास v0/2, क्योंकि आपको मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, ओके। अब ये आगे जाती है और ये क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। इसके 3 टुकड़े होते हैं, देखिए क्या टुकड़ा, एक क्या है परपेंडिकुलर जाता है बेटा, कितनी स्पीड से जाता है वो जाता है 3v0/2 से, और एक रिट्रेस करता है उसी स्पीड से, और इसके बारे में हमसे पूछा गया है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए 3 पार्ट इक्वल मास में सेगमेंट में ब्रेक हो जाते हैं। इसका मतलब है एम अगर ये 3m है तो इसको हम 3m ले लेते हैं, क्लियर, क्योंकि ये आसान हो जाएगा तरीका लेने का, क्योंकि उसने कहा है कि जो एक्सप्लोजन के बाद जो पार्टिकल हैं वो इक्वल मास में चेंज हो जाते हैं, मतलब इसको m ले लिया m, तो इसी बेटा कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पता लगानी बहुत आसान तरीका है। क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, क्या तरीका होता है इसका लिखने का, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्लियर। चलिए इनिशियल मोमेंटम हमारे पास ये है, तो देखिए क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी होता है, तो m बेटा कितना दिया 3m इंटू वी कितना बेटा v/2। ओके, आगे बढ़ते हैं, इधर चलिए, इधर 3 बॉडी हैं, पहले इसको लिखते हैं mv0/2 और ये नेगेटिव आई कैप है। ओके, डायरेक्शन हम के फॉर्म में हमें जाना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें, इसकी भी डायरेक्शन लिख लेते हैं, तो ये आपका आई कैप हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो प्लस हो जाएगा, ये बेटा कितना दिया है m3v0/2, ये आपका जे कैप है और ये mv वेक्टर हो गया, ठीक है। चलिए इसको इधर से भेज देते हैं, जब ये माइनस का इधर जाएगा तो आपको मालूम है प्लस में चेंज हो जाएगा, अपान 2 आई कैप प्लस mv0/2 आई कैप, और ये इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, नंबर को आगे लिख देते हैं 3mv0/2 जे कैप इक्वल टू mv वेक्टर। ओके, अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/2 कितना बन जाएगा, तो बहुत इजी है, कितना हो जाएगा 2mv0 आई कैप माइनस ये हम कर लेंगे 1.5 mv0 जे कैप। ओके m। ओके, अब देखिए मास कॉमन होकर कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 2v0 आई कैप माइनस 1.5 v0 जे कैप इक्वल टू v वेक्टर। ओके, अब देखिए वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, तो चलिए निकाल देते हैं इसका मैग्नीट्यूड। ओके, देखिए क्या मिलने वाला है मुझे। अब तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, आपको मालूम है, अंडर रूट करेंगे तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4v0 स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 v0 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको ऐड कर लिया जाए तो ये बनेगा 6.25 v0 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब इसका जो 625 है, इसका रूट क्या होता है 25 होगा, मतलब कितना होगा 2.5 v0 के। अब देखिए अगर कोई ऑप्शन ए है तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा 2.5 v0। चेक करते हैं तो बहुत आसान है, ये कौन सा ऑप्शन बन गया बी, क्योंकि बी इस तरह लिखा है 5/2 v0 के, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बेटा क्या दिया गया है, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इमिट अ फोटॉन इन गोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम n5 टू n1 इट्स रिकॉयल स्पीड इज़ आलमोस्ट। ओके, रिकॉयल स्पीड पूछी गई, कैसे निकालते हैं ज़रा देखिए, मोमेंटम से बनाते हैं हम लोग फॉर्मूला h अपान लेमडा। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एम वी इक्वल टू एच अपान क्या आएगा लेमडा, तो वी इक्वल टू बेटा क्या आएगा एच अपान एम इंटू लेमडा के। इसी वेलोसिटी को नाम दिया जाता है बेटा रिकॉयल स्पीड। ओके, यही है, इसका मतलब बहुत ईजी है। अब हम करेंगे क्या, एच हमें पता है, मास हमें पता है, लेमडा केवल फाइंड करना है, तो लेमडा कैसे निकालेंगे, तो चलिए एनर्जी से निकाल लेते हैं। तो एक तो आपको 1 दे रखा है, एक आपको कितना दिया है 5 दे रखा है, इसके लिए वैल्यू आपको मालूम है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए वैल्यू मालूम है 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम डिफरेंस निकालें, डेल्टा ई निकालें तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इसको इसमें से माइनस कर लीजिए तो बेटा कितना मिलेगा 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास हो जाएगा। अब आपको लेमडा फाइंड कर लेना है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन अपान डेल्टा ई। ओके, वैल्यू रख देंगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन अपान डेल्टा ई की वैल्यू रख दीजिए 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, ये करीब आ जाएगा 947.84 एंगस्ट्रॉन। ओके, लेमडा मिल चुका है, अब वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर। चलिए वैल्यू रख देते हैं, एच की वैल्यू बेटा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपान मास की वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू लेमडा आपको दे रखा 947.84 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ओके, आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इसे सॉल्व करिएगा, चेक करिएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बेटा क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको दे रखा है 110 प्लस बी की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, 80 दी गई है। अब आपको क्या कहा गया है, एक्स और ए और बी की सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी गई है, एनर्जी आपको फाइंड करना है। तो रिलीज एनर्जी निकालने का तरीका बहुत आसान है। क्या करिए, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से माइनस करिए बाइंडिंग एनर्जी किससे, रिएक्टेंट की। कैसे निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, हमको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो मास नंबर से हमेशा क्या करते हैं बेटा, इनटू कर देते हैं। तो चलिए ए की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, ये दी गई है 8.2 प्लस करेंगे 80 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 8.1। ओके, इसमें से माइनस किया जाए कितने से, 200 इंटू इसकी वैल्यू बेटा कितनी दी गई है 7.4। चलिए इंटू करते हैं, 11 का 2 से करेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा। ओके, 11 से 88 और 2 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 90। ओके, प्लस ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 64.0 माइनस ये आपका बेटा कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 1 0.0। ओके, इनको चलो ऐड कर लेते हैं, तो ये 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। ओके, चलिए इधर लिख लेते हैं, थोड़ा आसान, कभी गड़बड़ ना हो, फटाफट। देखिए ये आपका 10 हो गया, 5 हो गया, ये 5 हो गया। ओके, ये हो गया 1550 माइनस करेंगे इतना, बराबर बेटा कितना बचेगा 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा, इज़ द करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया गया, व्हेन फोटॉन ऑफ एनर्जी एच न्यू आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस फोटो सेंसिटिव मटेरियल ऑफ वर्क फंक्शन एच न्यू, देन आपसे पूछा गया एनर्जी। देखिए बहुत आसान है बेटा, फार्मूला ई के का फार्मूला आप जानते हैं, ई माइनस डब्ल्यू। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं फास्टेस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसमें बहुत ज़्यादा मूव करेगा तेज़ी से। ये क्या चीज़ है, ये इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट कितना दिया गया है, एच न्यू दिया गया है। वर्क फंक्शन कितना दिया गया है बेटा, तो ये दिया गया है एच न्यू नॉट। आप क्या करेंगे, एच कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया, बी और सी दिख रहे हैं दोनों में फॉर्मूला, बट एक में दिया गया है इमिटेड, कहा गया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज ऐसा, और दूसरे में कहा गया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन। मतलब पक्का है फास्टेस्ट ही होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी ना होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बेटा क्या दिया गया है, वी विश टू ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट विच इज़ 2.5 एंगस्ट्रॉन इन साइज, द मिनिमम एनर्जी फोटॉन दैट कैन बी यूज्ड। ओके, एनर्जी का फॉर्मूला बहुत अच्छा सा आप जानते हैं, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन अपान लेमडा। ओके, अब देखिए आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, बहुत सिंपल, कितनी वैल्यू दे रखी है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन अपान 2.5 एंगस्ट्रॉन में दे रखा। ओके, देखिए एंगस्ट्रॉन कैंसिल, इसे डिवाइड करेंगे बेटा तो 4960 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, किलो में बदल लेते हैं। 4.96 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप कह सकते हैं 4.96 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिए क्योंकि हमारे पास 4.96 कहीं नहीं दिया गया, आपको 5 डायरेक्ट दिया गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए कौन सा ऑप्शन बेटा होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या दिया गया, एक सर्किट दिया गया, आपसे पूछा गया कौन सा गेट होगा। तो सबसे पहले सर्किट बना देते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखिए सब लोग फटाफट फास्ट, ऐसे सर्किट बना हुआ है। ओके बेटा, बहुत आसान है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट भी बहुत है। अब देखिए डायग्राम कंप्लीट हो गया, अब हमें सॉल्व करना है कौन सा गेट। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक इनपुट एक आउटपुट, क्लियर, जिसमें एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है, कौन सा गेट होता है, नॉट गेट। नॉट गेट कैसे बनाते हैं, बार लगा दिया जाता है। देखिए ये भी नॉट गेट है, क्योंकि एक इनपुट है और एक आउटपुट है। क्लियर हो गया कि ये भी हमारे पास बी जो इनपुट दे रखा है उस पर बार मैंने लगा दिया। अब वाई मुझे फाइंड करना, तो देखिए वाई कैसे निकाला जाएगा बेटा, बहुत आसान है।
y इक्वल टू, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला इनपुट ले लेंगे, ले लिया, और दूसरा इनपुट ले लेंगे, वो भी ले लिया। अब ये कौन सा गेट है, पहले ये मत देखिएगा जीरो वाला, इतना देखें तो ये कौन सा गेट है बेटा, एंड गेट के लिए क्या लगाते हैं, डॉट। अब इसके आगे नॉट लगा दिया गया, इसके ऊपर नॉट मतलब बार लगा देंगे, बन गया फॉर्मूला। अब आपको याद होगा इस तरीके से हमने एक वीडियो बनाया था, इसमें हमने सारा कुछ बताया था। तो अब हम आज बता देते हैं, डायरेक्ट बात करेंगे। ये यहाँ पर हम डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करते हैं। क्या होता है थ्योरम, जल्दी बात करते हैं। देखिए यह जो डॉट अगर होगा तो यहाँ प्लस लग जाएगा, अगर प्लस होगा तो यहाँ डॉट लग जाएगा। पहली बात, दोनों इनपुट अलग कर दीजिए, ये इनपुट अलग कर दिया, ये इनपुट अलग कर दिया, और बीच में हम क्या लगा लेंगे, प्लस लगा देंगे। दूसरी चीज़, जो ये कॉम्प्लीमेंट पूरा लगा है उसको आधा आधा दे देंगे, इसको भी दे देंगे, इसको दे देंगे। अब यहाँ पर जब डबल बार होते हैं, इसको निगेशंस लॉ कहते हैं। इस केस के लिए हमने रूल बताया था कि अगर किसी के ऊपर डबल बार हो तो बाहर आ जाता है इस तरीके से। तो देखिए कोई बात नहीं, ये a प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान है, कौन सा गेट है, बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। कौन सा बेटा गेट है, ये आर गेट। कौन सा गेट, आर गेट। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए एक सर्किट दिया गया, पूछा गया है कि करंट थ्रू द डायोड इज़। ओके, पहले डायग्राम बनाते फिर समझाते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि यहाँ पर एक बैटरी लगी है, फिर ये अर्थिंग की गई है, फिर ये डायोड लगा हुआ है बेटा, और फिर आगे रेजिस्टेंस है, फिर दूसरी एक बैटरी लगी है, उसे भी अर्थिंग कर दी गई है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है ये 2 वोल्ट दे रखी है, और ये जो दे रखा है 5 वोल्ट, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। अब आपसे क्वेश्चन इसमें किया गया है कि डायोड में कितना करंट होगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0, तो पक्का है। यहाँ पर कितना होगा बेटा, 2 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0, तो यहाँ कितना होगा, 5 वोल्ट। क्लियर। अब जरा बात करते हैं इस डायोड की। अब देखिए डायोड कैसे है, रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस्ड। क्यों रिवर्स बायस में होगा, देखिए ये आपका P है, ये आपके पास N है। मैंने बताया था कि जब P लो वोल्टेज पे हो और N हाई वोल्टेज पे हो तो इसे रिवर्स कहते हैं। अगर ये P हाई होता और N लो पे होता तो फॉरवर्ड बायस होगा। और डायोड कभी भी रिवर्स बायस में करंट की सप्लाई नहीं करते हैं। इसका मतलब बहुत आसान हो गया, ऐसे केस में करंट की वैल्यू बेटा क्या होगी, 0। तो लगाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर देखना था कि फॉरवर्ड बायसिंग है या रिवर्स बायसिंग है। अगर फॉरवर्ड है तो करंट निकालते, अगर रिवर्स बायसिंग है डायरेक्ट 0 कर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन बेटा हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में एक सर्किट दिया गया है और फिर कुछ इनपुट दे दिए गए हैं ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका आउटपुट ग्राफ क्या होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पता लगाते हैं सर्किट अपना कैसा है, कैसा गेट है, फिर उस हिसाब से हम रिजल्ट बना ले जाएंगे। तो सबसे पहला काम देखिए, ये कौन सा गेट बेटा, नॉट गेट है, आपको मालूम है। तो ये आपका ए बार हो जाएगा, ये आपके पास बी बार हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, ए बार, ये आर गेट का नॉट है तो प्लस बी बार और बार। ओके, अब देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो ए डबल बार डॉट बी डबल बार, और ये बनेगा ए डॉट बी। मतलब कौन सा गेट है बेटा, ये एंड गेट है। अब ये एंड गेट के बारे में हमें बात करना है, तो कैसे हम रिजल्ट बनाएंगे, बहुत आसान है। देखिए अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, बट पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, टेबल बना देते हैं, जिससे आपको आसान हो जाएगा समझना, बहुत आसान हो जाएगा कैसे हम इसका रिजल्ट बनाते हैं। ओके, ये ए दिया है, बी दिया है, वाई। चलिए इनपुट पे देखिए, अब अगर ऐसे दिया हो, मान लो इस तरीके से बना है, तो इसे कहते हैं 1 और इसे कहते हैं 0। अगर ऊपर दिया है, हाई सिग्नल दिया है तो 1 होगा, लो सिग्नल दिया है बेटा क्या होगा, 0। जितने ऊपर ग्राफ दिया जाएंगे उनको 1 देना, जिनको नीचे दिया गया है उसको 0 देना। चलिए ए पे बात करते हैं, पहले ए के सारे सिग्नल दिखा देते हैं। पहला देखिए हाई दिखाया गया है तो ये 1 हो गया, और उसमें बी में भी हाई दिखाया गया, क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे सिग्नल में, चलते हैं, दोनों को 0 0 दिखाया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए ये 0 दिखाया गया और ये आपको 1 दिखाया गया, क्लियर। नेक्स्ट में जब जाते हैं, ए में जो है हाई दिखाया गया है और इसमें आपको 0 दिखाया गया है, क्लियर। नेक्स्ट में आप जाते हैं, दोनों हाई दिखाए गए हैं। ओके, दोनों हाई दिखा दिए गए। और जब अगले में हम जाते हैं तो दोनों लो दिखा दिए गए हैं। ओके, और जो लास्ट का है उसमें एक 0 दिखाया गया है और एक हाई दिखा दिया गया। अब देखिए ये हमें दे दिए गए। अब हम सिग्नल बना ले जाएंगे बहुत आसानी से। रिजल्ट पहले बना लेते हैं। देखिए आर गेट में क्या कहते हैं, अगर दोनों में कोई एक बिट फॉल्स है तो आउटपुट हमेशा फॉल्स होगा, बस दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। देखिए फॉल्स होगा, ये देखिए फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा एंड फॉल्स होगा।
ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिए हैं। बहुत आसानी से हम पकड़ सकते हैं। तो चलिए कोई एक पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कुछ रिजल्ट बनाते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। चलिए कोई बात नहीं। ऊपर जब दिखाएंगे तो ये सिग्नल दिखाया जाएगा। तो देखिए 1 आपका ऊपर रहेगा, फिर 0 आप कहाँ आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, 0 मिलेगा, फिर अगला भी 0 आपको मिला, फिर नेक्स्ट भी आपका 0 हुआ। तो मैं लिख देता हूँ, इसे समझ में आ जाए। 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अगला देखिए बेटा 1 आया, मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। ये आपका 1 आ गया, फिर लास्ट के दोनों 0 0 हैं, मतलब ये देखिए दोनों 0 दिए हैं, 0 एंड 0। अब देखिए ऐसा डायग्राम कहाँ बना हुआ, देखिए फर्स्ट वाला आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर है ए। देखिए साफ साफ दिख रहा है, पहले ऊपर चल रहा है, फिर 3 बॉक्स नीचे चल रहा है, फिर 1 बॉक्स ऊपर चल रहा है, फिर 2 बॉक्स नीचे चल रहा है। क्लियर। तो ये इस तरीके से इनपुट आउटपुट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 42 बेटा देखिए क्या दिया गया है। कहा गया अ पीस ऑफ ग्लास इज प्लेस्ड ऑन अ पेपर हैविंग लेटर ऑफ डिफरेंट कलर, ओके, द लेटर ऑफ विच कलर विल राइज मैक्सिमम। अब कहा गया कि एक ग्लास है, ग्लास पीस दिया है, उसके पेपर के ऊपर रख दिया जाता है। पेपर में कुछ वर्ड लिख रखे हैं कलर वाले, तो उसमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा दिखाई देगा, उभर के दिखाई देगा, बड़ा करके दिखाई देगा। तो सबसे पहले एक बात करते हैं, शिफ्टिंग का एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। जब हम वाटर के केस में बात करते थे कि कहीं पानी भरा हो, उसके अंदर से झांकना हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती। क्लियर, याद आ रहा है कुछ, ओके। जैसे कहा जाए कि कोई बाल्टी में सिक्का पड़ा हो और पानी भरा हो, उसमें झांकिए तो क्या होगा, सिक्का तली में ना होगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। ओके, बिल्कुल सेम स्टाइल में यहाँ पे भी सोच सकते हो कि ग्लास के नीचे अगर कोई इमेज है, तो जब ग्लास के ऊपर से आप उसको वॉच करोगे तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, मतलब इसको शिफ्टिंग कहते हैं। और शिफ्टिंग के केस के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था, याद करिए। शिफ्ट क्या होता है बेटा, h1 - 1/μ। अगर मुझे हाइट को बढ़ानी है, मतलब शिफ्टिंग को बढ़ानी है, तो पक्का म्यू ज़्यादा होना चाहिए। क्यों म्यू ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होगा, ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब कम घटेगा, मतलब एच की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर राइज हमें बढ़ाना है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि राइज किया जाए, ऊपर को बढ़ा लिया जाए, अगर मुझे राइज को बढ़ाना है तो मेरा काम है म्यू ज़्यादा होना चाहिए। अब म्यू कैसे ज़्यादा होगा, म्यू ज़्यादा होगा तो क्या हम समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा किस कलर का दिखाई देगा। तो देखिए कलर के लिए बड़ा अच्छा एक रिलेशन है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जो म्यू लेमडा के साथ कैसा चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। इसका मतलब वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो म्यू कम होगा, जबकि मुझे म्यू ज़्यादा करना है। इसका मतलब हुआ कि अगर म्यू ज़्यादा करना है तो मुझे लेमडा को कम करना पड़ेगा। तो कौन सा कलर होगा, रेड तो सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वायलेट। वायलेट इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए बेटा इस प्रकार से एनटीए टेस्ट पेपर 44 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।